मैं उस साल मर गया जब वो मुझसे सबसे गहरे प्यार से प्यार करती थी। 800 मिलियन का प्रोजेक्ट, उसने कहा छोड़ना है तो छोड़ दो। वो मेरे साथ आग के समुद्र में जान देने को तैयार थी। आखिरी पल में उसने मेरा हाथ कसकर थामा और बिना आवाज के रोती रही, इस जन्म में मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अगले जन्म में तुम्हें जल्दी आना होगा मुझे ढूंढने। आंखें खुली तो मैं 10 साल पहले वापस आ गया था, ठीक उस वक्त जब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। बिना देर किए मैं उसकी कंपनी की तरफ दौड़ा। जैसे ही हम मिले मैं रूंधे गले से माफी मांगने लगा, शेनबुरु मुझे माफ करो। लेकिन एक पल के लिए ठिठकने के बाद वो तुरंत सामान्य हो गई। सीधे बोलो, इस बार मुझे कैसे तड़पाने का इरादा है? एक गर्मी की दोपहर मैं सपने से जागा और बिस्तर पर सुन्न बैठा रहा। तभी बाहर हॉल से नौकर की आवाज आई, जनाब मालकिन ने अभी फोन किया, कहा आज रात वो घर नहीं आएंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ उठाया और अनामिका उंगली पर चमकती नई शादी की अंगूठी देखी। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में 10 साल पहले आ गया हूँ। यादों में जो कुछ था वो इतना सच्चा क्यों लग रहा था? जब हादसा हुआ था शेनबुरु तब भी मुझे दिलासा दे रही थी, फांग हूँ डरो मत, इस जन्म मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अगले जन्म में जरूर जल्दी आना। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। ये सोचते हुए मैंने खुद को चुटकी काटी। पिंडली से उठी तेज दर्द की लहर ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन उस झटके के बाद जो एहसास आया वो था दर्द और पछतावा। पिछले जन्म में दूसरों के बिछाए एक गलत फहमी के जाल में फंसकर मैंने शेनबुरु से कई साल नफरत की। उस दौरान प्रतिद्वंदियों ने हर तरकीब से उसे कुचलने की कोशिश की। घर पर मेरी बेरुखी थी और शेनबुरु बचपन से ही अकेली थी, न कोई अपना न कोई रिश्तेदार। अकेले ही आधी जिंदगी कारोबार की तकलीफें झेलती रही। बाद में जब गलतफहमी दूर हुई तब जाकर हमें 6 महीने की खुशी मिली। यहाँ तक कि एक बच्चा भी था, लेकिन अफसोस कि वो दुनिया में आने से पहले ही हादसा हो गया। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि नौकर ने आकर तोड़ा। जनाब फूल आ गए हैं, क्या आप निकलने के लिए तैयार हैं? कौन से फूल? तैयारी हो गई है। क्या आप लू झाओजियाओ से मिलने नहीं जा रहे थे? लू झाओजियाओ, ये नाम सुनते ही मैं काफी देर तक सकते में रह गया। वो मेरी यूशी जूमा बचपन की दोस्त थी और एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री भी, लेकिन एक हादसे में उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था और उसे लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। पिछले जन्म में उस दिन मैंने उसे गले लगाकर फूलों का एक गुच्छा लेकर अस्पताल गया और लू झाओजियाओ के साथ उसका जन्मदिन मनाया। बाद में जब अस्पताल से निकला तो मैंने देखा कि शेनबुरु गाड़ी में बैठी है। उस वक्त मेरा मन कुछ भी समझाने का नहीं था, बल्कि उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन शेनबुरु ने पहले मुझे देख लिया। वो गाड़ी से उतरी, चेहरे पर अकेलेपन की छाया थी। आज मेरा जन्मदिन है। मैं रुका, पलटकर उसे ठंडी नजरों से देखा। तो क्या आज लू झाओजियाओ का भी जन्मदिन है? मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए तुमने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा। उसका चेहरा बर्बाद किया, उसका भविष्य तबाह किया। अब और क्या चाहती हो मुझसे? मेरे इस इल्जाम के सामने शेनबुरु के चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने धीरे से मुंह खोला, बेबसी से सफाई देने की कोशिश की। वो बस एक हादसा था। अगर उस दिन तुमने उसे बुलाया ना होता तो वो आज भी अस्पताल में न पड़ी होती। मुझे कैसे यकीन करूं कि ये हादसा था? ये सुनकर वो चुप हो गई। आखिर में बस एक ही बात कही, माफ करना। उस दिन के बाद से मेरे और शेनबुरु के बीच की दूरी खाई में बदल गई, यहाँ तक कि एक लंबी शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। बाद में मुझे पता चला कि जिसे शेनबुरु हादसा समझ रही थी वो भी एक साजिश थी जो हमें अलग करने के लिए रची गई थी। जितना सोचता उतना ही बेसुध होता जाता। नौकर ने मुझे जवाब न देते देख कमरे में वापस आकर कहा, जनाब सामान गाड़ी में रख दिया गया है, थोड़ी देर में जाम लग जाएगा। यह सुनकर मैं हड़बड़ाकर बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। तभी मुझे अचानक होश आया कि अभी कितने साल पहले का वक्त है, सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और ट्रैफिक में शामिल हो गया। अस्पताल की तरफ जाने वाला रास्ता पहले से जाम था। क्या लू मैडम को फोन करके थोड़ा इंतजार करने को कहें? मैंने खिड़की के बाहर लगातार बदलती ट्रैफिक लाइट देखी और जल्दी से इरादा बदल लिया। अस्पताल नहीं, दफ्तर चलो। दरअसल शेनबुरु की कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं था। जब छोटा था तो उससे नफरत की वजह से कभी गया नहीं। बाद में जब प्यार हुआ तो दुश्मनों ने निशाना साध लिया। बहुत खतरनाक होने की वजह से शेनबुरु ने मुझे वहां आने से मना कर दिया था। इसीलिए इस वक्त उसके दफ्तर की इमारत के नीचे खड़े होकर मैं थोड़ा भटका हुआ था। ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसकी इमारत कौन सी है। राहगीर मुझे उत्सुकता से देख रहे थे। मैंने हाथ में थमे विशाल फूलों के गुच्छे को देखा, असहज महसूस हुआ और मोबाइल निकाल लिया। नंबर दबाया। सोचा था शायद बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 2 घंटियों के बाद ही फोन उठा लिया गया। क्या बात है? शेनबुरु की आवाज फिर सुनाई दी। मेरी आंखें अचानक गर्म हो गईं। शेनबुरु, तुम्हारा दफ्तर कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। राहगीरों की नजरें। मैं और भी अजीब महसूस करने लगा। शेनबुरु की तरफ से शायद मीटिंग चल रही थी। मेरी बात सुनकर वो एक पल रुकी, फिर बोली, आज की मीटिंग यहीं रोकते हैं, तुम नीचे इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। कुछ मिनट बाद ही शेनबुरु इमारत से बाहर निकलती दिखी। वो बेहद खूबसूरत और शानदार लग रही थी और मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त था। जब मैं ये सोचकर पछता ही रहा था कि ठीक से तैयार होकर क्यों नहीं आया, तभी शेनबुरु मेरे सामने आ गई। तुम यहाँ कैसे आए? उसके चेहरे पर काफी ठंडापन था। मैंने सिर झुका लिया। सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। माफ करना, तुम्हें तकलीफ दी। आज शेनबुरु ने बस 2 शब्द कहे, कोई बात नहीं, और फिर कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती थी। आज मुझे लू झाओजियाओ के पास होना चाहिए था, यहाँ नहीं। ये बात मुझे कचोटती रही तो मैंने सीधे फूलों का गुच्छा उसके हाथों में थमा दिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक। लेकिन वो काफी देर तक फूलों को गहरी नजरों से देखती रही। आखिर में जबरदस्ती मुस्कुराई। ये वो फूल हैं जो उन्हें नहीं चाहिए थे, है ना? क्या? मैं फौरन समझ गया कि उसकी भावनाएं ठीक नहीं है। नजर फूलों पर गई और दिल धक से रह गया। अरे नहीं, ये नीले गुलाब थे। ये लू झाओजियाओ के सबसे पसंदीदा फूल थे। होश आने पर यादें इतनी उलझी हुई थी और मेरा मन बस शेनबुरु को ढूंढने में लगा था। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें अनजाने में नजरअंदाज हो गई। माफ करना, मैंने पूरी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। शेनबुरु ने दृढ़ता से बात काट दी। जन्मदिन के
तोहफे के लिए शुक्रिया, देर भी हो रही है, ड्राइवर से घर छुड़वा लो। यह कहते ही वो पलट कर जाने लगी। अच्छा हुआ मेरे हाथ तेज निकले, मैंने फौरन उसका कुर्ता पकड़ लिया। रुको, शायद शेन बुरू को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। मेरे खींचने से वो एक कदम लड़खड़ाई और सीधे मेरे सीने से आ टकराई। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा, मेरे हाथ को घूरती रही, कुछ बोली नहीं। मैं अड़ा रहा, उसका कुर्ता मजबूती से थामे रहा। शेन बुरू, मैं जाने वाला नहीं, इस बार मुझे कैसे तड़पाने का इरादा है? यह सवाल सुनकर सच में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जहां तक मुझे याद है, उस वक्त मेरी और शेन बुरू की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। हम दोनों के बीच तनाव था। जो भी हो, ये लगभग मेरी तरफ से एक तरफा जुल्म था। जो भी कड़वा बोल सकता था वो बोला। यहाँ तक कि त्योहारों पर तोहफे देते वक्त भी मैं जानबूझकर उसके दिल पर चोट करता था। मैं उस लड़के जैसा था जो बार बार झूठा अलार्म बजाता है। इतनी बार धोखा खाने के बाद वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करती थी। पिछले जन्म में गलतफहमी दूर होने के बाद मेरा तरीका बिल्कुल सीधा था, बस उसे अपनी बाहों में भर लेता था। वैसे ये औरत बाहर से ठंडी दिखती थी, लेकिन मनाना हैरानी से आसान था। मगर अभी वो तरीका काम करे ये जरूरी नहीं। इसके अलावा शेन बुरू बहुत कुछ सह चुकी थी, मैं भी कुछ भरपाई करना चाहता था। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ये सुनकर शेन बुरू ने नजरें नीची कर ली और ठंडे लहजे में जवाब दिया, जरूरत नहीं, आज रात मुझे काम करना है, तो बाहर से मंगवा लेते हैं। ये कहते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारे लिए एक कटोरी अंडे वाला नूडल मंगवाता हूँ। शेन बुरू कुछ नहीं बोली, उसने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वो फूलों का गुच्छा अभी भी उसके हाथ में मजबूती से थमा था। जब हम कूड़ेदान के पास से गुजरे, मुझे लगा वो बिना झिझके उसे वहाँ फेंक देगी, लेकिन नहीं फेंका। वो सीधे दफ्तर के अंदर चली गई और मैं भी पीछे हो लिया। दफ्तर सुनसान था, मेज पर बस एक ठंडा हो चुका खाने का डिब्बा रखा था। क्या वो आज रात इसी से काम चलाने वाली थी? ये सोचते ही मेरे दिल में बेवजह एक टीस उठी, तो मैंने फोन निकाला और एक कटोरी अंडे वाला नूडल ऑर्डर कर दिया। कम नमक कम पानी। पहले शेन बुरू मेरी पसंद के हिसाब से खाना मंगवाती थी, इसलिए हमेशा तेज मसाले वाला। बाद में मुझे पता चला उसका पेट कमजोर था, बहुत सी चीजें वो खा नहीं सकती थी। खाना ऑर्डर करके मैं सोफे पर बैठ गया, समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। इधर शेन बुरू फूलों को पैकिंग से निकाल रही थी, फूलदान में लगाने की तैयारी कर रही थी। ये नजारा मेरी आंखों में चुभा, तो बिना सोचे मैं उठकर गया, फूलों का गुच्छा झटक कर छीना और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। शेन बुरू मेरी इस हरकत से हक्का बक्का रह गई। थकी हुई सांस लेते हुए उसने कहा, फांग हूँ, तुम्हारी हरकतें कब बंद होंगी? अभी नहीं। मैं वाकई गुस्से में था इस बात पर कि वो जरा भी गर्मजोशी क्यों नहीं दिखाती। ये फूल अब किसी काम के नहीं, तुम्हें पसंद नहीं, मैं दूसरे लाऊंगा। रहने दो। ठीक है, मुझे भी फूलों से कोई खास लगाव नहीं, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कूड़े का थैला उठाया और उसके पास से बाहर निकलते हुए बस एक बात कही, यहीं रुको, मैं आता हूँ। फिर जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। सड़क पर फूल बेचने वाले बहुत थे, बस दुकान के फूलों के मुकाबले इनकी क्वालिटी थोड़ी कम थी। मैं कई ठेलों पर दौड़ता रहा और सारे लाल गुलाब खरीद लिए। आखिर में साधारण कागज में लपेटकर एक बड़ा गुच्छा बना लिया। ठीक उसी वक्त खाना भी डिलीवर हो गया, तो मैंने सब कुछ बगल में दबाया और ऊपर चढ़ गया। 19वीं मंजिल पर बड़ा सन्नाटा था, बस शेन बुरू के दफ्तर में एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। मैं और भी धीरे चलने लगा। दरवाजा धकेलकर अंदर घुसा। दरवाजा मुझसे टकरा गया और एक झोर की आवाज हुई। शेन बुरू चौंक गई और हल्की सी चीख निकली। मुड़कर देखा तो मेरी नजर से नजर मिली। मैं हाँफ रहा था, जल्दी से आवाज लगाई, जल्दी आओ। वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? हाथ बटाओ। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊंगा। एक पल ठिठकी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। फूलों का गुच्छा और खाना थाम लिया। मैंने एक लंबी सांस ली, हालांकि पसीने से तरबतर था, फिर भी चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, ये तुम्हारे लिए है। सड़क पर जितने लाल गुलाब थे सब खरीद लिए। लेकिन अगले ही पल शेन बुरू के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर मैं रुक गया। लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। अभी की वो शेन बुरू मेरे इस तरह के व्यवहार को शायद समझ नहीं पा रही थी। मैंने फटाफट पलटकर देखा, चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी आ गई। मैंने उसे एक नजर घुड़की दी और सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ गया। बड़े नाराज दिखने का नाटक किया। क्या तुम गर्म खाना नहीं खा सकती? वो ठंडा डिब्बा देखकर ही मुझे तकलीफ हो रही थी। अगले आधे घंटे तक दफ्तर में बस मेरी झिड़कियां गूंजती रहीं। खाना आता भी है तुम्हें? इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा दिख नहीं रहा? सब्जी नहीं खाओगी? इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी खाने में नखरे। पहले नूडल खाओ। मैंने इतना सब तुम्हारे लिए सजाने को मंगवाया है क्या? दरअसल डर था कि वो भूखी न रह जाए, इसीलिए मैंने मिठाई भी अलग से खरीदी थी। जब मेरा गला सूखने लगा तभी सामने एक गिलास पानी आ गया। ऊपर देखा तो शेन बुरू मुझे एकटक देख रही थी। पहले गला तर करो फिर डांटना। उसके चेहरे का तनाव काफी कम हो गया था। मेरे प्रति वो ठंडी दूरी भी अब नहीं रही थी। मैंने खुद को रोका कि उसे बाहों में भर न लूं। शेन बुरू, अब से हम दोनों अच्छे से रहेंगे। यह सुनकर उसने नजरें फेर ली और चुपचाप बर्तन समेटने लगी। मेरी बात का सीधा जवाब बिल्कुल नहीं दिया। थोड़ी देर में ड्राइवर को बोलूंगी तुम्हें घर छोड़ दे, लेकिन मैं अभी आया हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो फुर्ती से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, जैसे मैं कोई खतरनाक जानवर या तूफान हूँ। उसकी जाती हुई पीठ देखकर दिल थोड़ा खाली जरूर हुआ। ये झूठ नहीं कहूंगा, दूसरा जन्म मिला है और इस औरत को मनाना पहले से भी मुश्किल लग रहा है। यही सोचते हुए मैं सोफे पर ढेर हो गया और अगली रणनीति सोचने लगा। तभी फोन की घंटी बज उठी। लापरवाही से फोन उठाया। फांग हूँ, तुम कहाँ हो? ये दूर से आती पर जानी पहचानी आवाज सुनकर मेरा जो थोड़ा अच्छा मूड था वो सीधे खाई में जा गिरा। तुम हो? मेरी आवाज में कोई उत्साह नहीं था, लेकिन लू झाओजियाओ को जैसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। क्या तुमने कहा नहीं था कि साथ मिलकर जन्मदिन मनाएंगे? पिछले जन्म की सब बातें याद आने लगी। मेरी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंधती गईं। लू झाओजियाओ, हम बचपन के दोस्त हैं, है ना? फांगू, हम अपने हैं। मैंने धीरे से ये दो शब्द दोहराए, अपने। एक गहरी सांस ली। तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? यह सुनकर वो रुकी, फिर आह भरते हुए बोली, माफ करना, मुझे तुमसे छुपाकर केक नहीं खाना चाहिए था। देखो, जिस पर इतना ध्यान दिया जाए वो इतनी आसानी से धोखा कैसे दे सकती है? मांगना, मजाक करना और शेन ब्रू हमेशा पीछे खड़ी सब कुछ सहती रही। बस यही सोचते ही मेरा
मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया, हंसी तक नहीं आई। आज मैं व्यस्त हूँ, आ नहीं सकता, जन्मदिन मुबारक, और फोन काट दिया। दिल में एक भारीपन उतर आया। याद आया कि अगवा होने से पहले लू झाओजियाओ ने मुझे फोन किया था, पूछा था मैं कहाँ हूँ। मेरा मन उन्हीं ख्यालों में डूब गया। पिछले जन्म में वो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करने वाली थी, लेकिन अगर शुरू से ही वो धमाका किसी जान पहचान वाले ने करवाया हो तो। ये सोचते ही मैंने सिर उठाया। शेन ब्रू दरवाजे के बाहर खड़ी थी, पता नहीं कब से खड़ी थी। मैंने उसे देखा और झिझकते हुए पूछा, तुमने सब सुन लिया? हाँ सुन लिया। दरअसल मेरी गाड़ी नीचे काफी देर से खड़ी है, वो बेहद सामान्य लहजे में बोली, इतनी सामान्य कि मैं कुछ कहने को मुंह खोला पर समझ नहीं आया क्या कहूँ। जब उसके साथ दरवाजे तक आया तो बेचैनी और भी बढ़ती गई। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शेन बुरू को आवाज दी। शेन बुरू के कदम थोड़े धीमे पड़े, लेकिन वो पलटी नहीं। मैं एक सांस में बोलता गया, अभी लू झाओजियाओ का फोन था। कल मैंने सच में उसका जन्मदिन मनाने का वादा किया था, लेकिन आज का मैं बदल गया हूँ। मैं वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही शेन बुरू तेजी से पलटी और बात काट दी। बस करो। अगले ही पल उसने आंखें मूंद लीं। आज का खाना बहुत अच्छा था, मुझे भी खुशी हुई कि तुमने मेरे साथ जन्मदिन मनाया। तो अब अगर तुम लू झाओजियाओ के पास जाना चाहते हो, मुझे मंजूर है, क्योंकि यही वो कीमत है जो मुझे चुकानी है। पिछले जन्म में शेन बुरू ने मुझसे कहा था कि उस वक्त मेरा हर एक अच्छा पल उसके लिए कई गुना दर्द लेकर आता था, इसीलिए उसने कभी कुछ सपने नहीं देखे और हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहती थी कि मैं किसी भी वक्त चला जाऊंगा। इसीलिए ये बातचीत अभी सीधे मेरे सीने में उतर गई। उस जन्म में उस दिन मैं वहां नहीं था। उसका रात का खाना बस एक ठंडा डिब्बा था, किसी ने उसे जन्मदिन की एक बधाई तक नहीं दी। तो क्या इसीलिए वो अस्पताल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी? शेन बुरू बस मुझसे एक बधाई सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा था कि फालतू बातों में मत पड़ो, मुझसे दूर रहो। ये देर से समझ में आई सच्चाई मेरा दम घोंट रही थी। मैं उसे एकटक देख रहा था, लेकिन जब मेरी नजर से नजर मिली तो वो नजरें चुरा गई। माफ करना, मेरे मुंह से गलत निकल गया। अंधेरा हो रहा है, अस्पताल जाना है तो जल्दी जाओ। मेरा दिल धड़ाम से बैठ गया। मैं झट से आगे बढ़ा और शेन बुरू का हाथ कसकर थाम लिया, फिर मजबूती से अपनी 10 उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। उसका पूरा बदन अकड़ गया, लेकिन उसने हाथ नहीं खींचा। फांगू, क्या करना चाहते हो तुम? क्या मैं अभी भी तुम्हें काफी तड़पाई नहीं हूँ? अगले ही पल मैंने सिर झुकाया, उसकी गर्दन थाम ली। जाने मन, हिलना मत, और फिर वहीं चूम लिया। पता नहीं कब से उसने भी अपनी बाहें मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट ली थी। धीरे धीरे कसती गईं जब तक मेरी पीठ पर दबाव न आ गया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर अलग हुए। शेन बुरू मेरे सीने पर सिर टिकाए हाँफ रही थी। फांगू, ऐसा मत करो, तुम्हें तो अच्छा नहीं लगता। ये कहकर वो काफी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे लुभाओ मत, अभी मेरे होश ठिकाने हैं। नाराज नहीं हो? किसी और को चूमने दोगी मुझे? शेन बुरू जैसे भड़क गई। बात खत्म होते ही उसने झुककर जैसे हमला करना चाहा और जोर से मेरे होंठ बंद कर दिए। उसकी बेताबी महसूस हो रही थी। मेरे होंठों के कोने मुस्कुराहट में मुड़ गए। कड़ी दवा दिए बिना यह काफी देर तक सब्र कर लेती, लेकिन आगे जो हुआ वो काबू से बाहर लगने लगा। मैं अचानक सतर्क हो गया। शेन बुरू, तुम क्या कर रही हो? यानी घर जाओ, मैंने मौका दिया था, तुम नहीं गए, अब मौका नहीं है। फांगू, अब देखते रहो। तभी मुझे पिछले जन्म की याद आई। वो तो वो थी जो जान देने को भी तैयार हो गई थी। मैंने उसके कंधे थाम लिए। शेन बुरू, मैं हमारे बच्चों के नाम सोच चुका हूँ। बेटे का एक नाम, बेटी का एक नाम, घर पर रखने वाला नाम तुम रखना। पिछले जन्म में बहुत सोचा था, लेकिन उसे बता नहीं पाया था। पहले एक लंबी खामोशी छा गई, फिर शेन बुरू ने टोका, फांगू बस करो, तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर? शेन बुरू ने मुझे और बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे उठाकर सीधे दफ्तर के अंदर बने सोने के कमरे में ले गई। आधी रात को बचकानापन उभर आया। मैंने मनमुटाव में कहा कि मुझे उसकी जरूरत नहीं। शेन बुरू पहले चुपचाप मुझे बाहों में लेती रही, फिर गंभीरता से पूछा, मुझे नहीं चाहिए तो फिर किसे चाहिए? बहरहाल तुम्हें नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानता। नींद में डूबते हुए मैंने फिर पिछले जन्म का सपना देखा। उस वक्त शेन बुरू आग के समुद्र में घुसी और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। मैं देख रहा था कि वो रो रही थी, लेकिन मैं बस उसे धकेलते हुए चिल्लाया, दूर हो जाओ शेन बुरू। मैं उसे दूर जाने को कहा, मुझे मत छुओ प्लीज। वो पल इतना दर्दनाक था कि आंखें खुलने पर मुझे होश में आने में काफी वक्त लगा। मुड़कर देखा तो शेन बुरू को मैंने धकेलकर बिस्तर के किनारे तक पहुंचा दिया था। वो मुझे देख रही थी। फिर टिश्यू आगे बढ़ाया, लेकिन मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखी। उंगलियां भी जानबूझकर मुझसे न छू जाएं, इसका ख्याल रख रही थी। ये देखकर मेरा दिल भारी हो गया। वो अभी भी गलत समझ रही थी। तो मैंने कहना शुरू किया, शेन बुरू, अभी मैंने सपना देखा, आग में था, कुछ मुझे जकड़े हुए था। मैंने तुम्हें जाने को कहा, लेकिन तुम जाने से मना करती रही, मरने को तैयार थी, इसीलिए मैं चिल्लाया। गलत मत समझना। यह सुनकर शेन बुरू की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर वो पहले जैसी हो गई। ठीक है, मान लिया। ये कहकर उसने ध्यान से मुझ पर रजाई ओढ़ाई, तकिए से उठकर बाहर जाने लगी। मैंने जल्दी से आवाज लगाई और उसकी पीठ की तरफ जोर से शिकायत की। धोखेबाज। उसे कुछ न कहते देख मैंने तकिया उठाकर आगे फेंक दिया। जाओ मत, बेवफा कहीं की, रात भर साथ रहकर अब मुकर रही हो? ये कहकर मैंने उसकी तरफ देखना बंद किया, पीठ फेर कर रजाई में घुस गया। काफी देर की खामोशी के बाद मुझे हल्का सा दबाव महसूस हुआ। शेन बुरू थी। उसने बेबस होकर आह भरी, सो जाओ। फिर वो आराम से मुझे बाहों में लेकर लेट गई और जल्द ही सो गई। मैं अंधेरे में आंखें फाड़े पड़ा रहा। नींद कोसों दूर थी। बहुत सारी बातें दिमाग में उलझी हुई थी। पिछले जन्म में स्वानबो हुआंग का वो छोटा बच्चा जो मेरे पास था, वो शेन बुरू के एक पुराने कारोबारी साझेदार का था। और उस साल लू झाओजियाओ के साथ जो हुआ था वो एक साजिश थी। मेरे चाचा ने मुझे और शेन बुरू को अलग करने के लिए रची थी, लेकिन ये सच्चाई मुझे पिछले जन्म के आखिरी साल में पता चली। मेरी हर हरकत शेन बुरू हमेशा बड़ी सावधानी से छुपाती थी। पिछले जन्म में शेन बुरू के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए जाते वक्त किसी दुश्मन ने मुझे निशाना बनाया था, लेकिन उन्हें यह जानकारी कहां से मिली? एकमात्र संभावना वो लू झाओजियाओ के उस फोन कॉल के जरिए था जो उसने मुझे किया था। आखिरी पल समेत शेन बुरू ने एक बार कहा था, लू झाओजियाओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके बिना मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाती। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो जिस बचपन की दोस्त पर
मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। लू झाओजियाओ, उसने इस सब में आखिर क्या भूमिका निभाई? बहुत ज्यादा सोचने की वजह से अगली सुबह उठा तो सिर फटा जा रहा था। शेनबुरु, मुझसे उठा नहीं जा रहा, क्या हुआ? उठो, नाश्ता करो। नहीं करना। वो जरा भी नहीं पसीजी। मैं बेहद खींच गया। मुझे तुम्हारी जवानी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे 10 साल बाद वाले तुम पसंद है। जाओ, बड़े हो जाओ, मुझे सोने दो, परेशान मत करो। ये कहकर मैं बेहोशी की नींद में दोपहर तक सोता रहा। शेनबुरु को शायद अंदाजा था कि मैं भूखा उठूंगा। जब आंखें खुली तो मेज पर दोपहर का खाना करीने से सजा हुआ था। जल्दी से ब्रश करके मुंह धोया और उसे ढूंढने चला। दफ्तर में वीडियो कॉल चल रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, शेनबुरु की नजर मेरी तरफ उठ गई। उससे नजर मिली तो मैं बेवजह खांसने लगा। देखा कि और कोई नहीं है तो उसके सामने बैठ गया। फोन उठाया तो पता चला लू झाओजियाओ के 56 मिस्ड कॉल आए हुए थे। 10-15 मैसेज भी थे, सब सुबह सुबह के। तब मैं गहरी नींद में रहा होऊंगा। इतने शोर में नींद कैसे नहीं टूटी, ये सोचते हुए मैं शेनबुरु को संदेह भरी नजरों से घूरने लगा। वो मॉनिटर पर ध्यान लगाए बैठी थी, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तो मैंने पैर पर पैर चढ़ाया और जानबूझकर मेज के नीचे उसके पैर से अपना पैर रगड़ने लगा। बस कुछ सेकंड में ही शेनबुरु की बोलती बंद हो गई। तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, ये कहकर लैपटॉप बंद कर दिया। फिर कुर्सी पर पीठ टिकाकर बोली, याद है रात को क्या बुलाया था? फांगू। रात को तो हु कह रहे थे, अब फिर फांगू हो गया। शेन महोदया, मेरे फोन में झांकी थी क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं उठकर मेज के ऊपर से आगे झुक गया, उंगलियों से उसके बालों की एक लट थाम ली और दूरी कम करता गया। शेनबुरु की सांसें साफ उखड़ने लगी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि गंभीर दिखे। फांगू, अभी काम का वक्त है, तो क्या तुम चाहती हो? हाँ। तो मैंने उसे फिर चूम लिया। बगल वाले कमरे में जाकर इंतजार करो, फिर साथ घर चलते हैं। कमरे में वापस आने के बाद लू झाओजियाओ का फोन आ गया। फांगू, मैं अस्पताल से छुट्टी ले आई। छुट्टी क्यों ली? और रहना नहीं था। अगर चेहरा ठीक नहीं हो सकता तो मैंने छोड़ देने का फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ। यह सुनकर मैंने भौहें उठाई। हम दोनों के बीच अब कोई संभावना नहीं रही और मेरी शादी हो चुकी है। तो मैं क्या करूं? तुमने जो वादा किया था उसे क्या समझते हो? क्या मेरा चेहरा बर्बाद हो जाने की वजह से तुम्हें मैं पसंद नहीं रही? तुमने खुद कहा था बस ब्रेकअप करो, कंपनी तुम्हें प्रमोट करेगी तभी आगे बढ़ सकती हो। लेकिन मैंने वादा किया था इंतजार करने का। तो तुम चाहती हो मैं कब तक इंतजार करूं? तुम्हारे पास खुलकर सामने आने के अनगिनत मौके थे, फिर भी मुझे इंतजार करवाती रही। मेरे चाचा वो इंसान है जो मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सके। जब से मैं पैदा हुआ माँ बाप ने मुझे घर में छोड़ दिया। दोनों विदेश जाकर नई जिंदगी बसा ली। मैं बस फांग परिवार का एक मोहरा था। उस वक्त लू झाओजियाओ बड़े पर्दे पर नाम कमा चुकी थी और मुझे चाचा ने कोने में धकेल दिया था। उस रात मैंने उसे बहुत देर तक फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। अगले दिन पर्दे पर उसका पहला किस का दृश्य देखा। निराश होकर मैंने चाचा का प्रस्ताव मान लिया। इसीलिए अब जब लू झाओजियाओ ने फोन पर पूछा, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो, मैंने बिना हिचके जवाब दिया, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद कई दिनों तक लू झाओजियाओ ने कोई मैसेज नहीं किया। मैंने बहुत सोचा। पिछले जन्म में जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए शेनबुरु की मदद लेनी होगी। इसलिए पहला कदम यह था कि उसे यकीन दिलाऊं कि मैं दूसरे जन्म में वापस आया हूं, ताकि वो मुझे पागल खाने न भेज दे। तो 1 महीने में मैंने उसे दोबारा जन्म पर 3 कहानियां सुनाई। इतने जोश से सुनाया कि पसीना आ गया। लेकिन शेनबुरु ने गलत मतलब निकाला। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इन्हें टीवी सीरीज में बदलवाने में निवेश कर सकती हूँ। मुझे पसंद है या नहीं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम्हें पसंद है या नहीं। जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद। अच्छा तो बताओ तुम्हें कैसा लगा? वो चुप हो गई। इन दिनों हम दोनों के बीच काफी बेहतर तालमेल बन गया था। वो लगभग हर बात में मेरी बात मानती थी, लेकिन हमेशा लगता था कि दोनों के बीच एक अदृश्य पर्दा है। तो मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और गंभीरता से बोला, शेनबुरु, मुझे लगता है अब तुम्हें बताने का वक्त आ गया है। उसने आंखें उठाई और ध्यान से सुनने का भाव बनाया। बोलो। दरअसल मैं भी उन कहानियों जैसा ही हूँ, मैं भी दूसरे जन्म से वापस आया हूँ। लेकिन जवाब में एक लंबी खामोशी आई। मैंने ध्यान से देखा, लगा वो हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जाहिर है तुम्हें यकीन नहीं। नहीं, मुझे यकीन है। फांगू, आगे बताओ। तो मैंने हिम्मत करके सब कुछ कह डाला। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ था एक एक बात बताई। शुरू में शेनबुरु कहानी सुनने के अंदाज में सुनती रही, फिर धीरे धीरे उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। मैं समझ गया कि मेरा अंदाजा सही था। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया वो वांग परिवार का था। शायद कभी तुम्हारी कंपनी में काम करता था, बाद में खुद का काम शुरू किया। हालांकि अभी 10 साल पहले का वक्त है, मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। और इसमें मेरे चाचा का भी हाथ था। आगे सावधान रहना होगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फोन की घंटी ने काट दिया। मैंने शेनबुरु की तरफ देखा, साथ ही स्क्रीन पर नाम भी दिखा। मेरी लापरवाही से लू झाओजियाओ का नाम अभी भी दी जियाओ ही सेव था, बदला नहीं था। यह देखते ही शेनबुरु का चेहरा बंद हो गया। फिर से ठंडापन लौट आया। मैं बर्तन धोने जाती हूँ। वो उठकर चली गई। वो एहसास फिर आ गया। क्या वो जानबूझकर बच रही थी या डर गई थी? मैंने दांत भींचे, फोन उठाया और उसके पीछे रसोई में चला गया। फिर स्पीकर ऑन कर दिया। फांगू, शायद ये आखिरी फोन है जो मैं तुम्हें कर रही हूँ। आवाज के साथ तेज हवा की सनसनाहट भी आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहाँ हो? उस इमारत की छत पर जो सड़क के किनारे है, याद है? जिस दिन माँ बाप ने मुझे छोड़ा था, तुमने कहा था यहाँ फांग परिवार में भी कोई मेरे साथ सच्चे दिल से नहीं था। बाद में हम एक दूसरे के अपने बन सकते हैं। उस वक्त वो छत से कूदने ही वाली थी, तुमने ही उसे रोका था। अब तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं। मुझे लगता है मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची। यह सुनते ही मेरे सिर में झंझनाहट हुई। फटाफट पलटकर कपड़े उठाए और पहनने लगा। लू झाओजियाओ, घबराओ मत, वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फोन रखते ही पलटा तो देखा शेनबुरु अभी भी पीठ फेरे सिंक के पास खड़ी थी। अगले ही पल में बेचैन हो गया। सीधे उसके पास गया। पागल हो, कपड़े नहीं बदलोगी? अकेले जाना ठीक नहीं लगेगा, वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है। शेनबुरु, 10 सेकंड में एप्रन उतारो, मैं अभी रेस्क्यू टीम को बुला रहा हूँ। सच में पागल हो गई है, इतने लोगों के सामने ऐसा करेगी? 1 मिनट बाद शेनबुरु साफ कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़ी थी। हो गया, चलो। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सच में बहुत तेज है। अच्छा हुआ कि
गाड़ी खुद चलानी आती थी, वरना ड्राइवर का इंतजार करना पड़ता। रेस्क्यू टीम पहले से वहां मौजूद थी। उन्होंने मुझे बताया कि लू झाओजियाओ से कोई संपर्क न तोड़े, जब तक उसे थोड़ी उम्मीद है वो फौरन कुछ नहीं करेगी। इस वक्त का इस्तेमाल भीड़ हटाने में किया जा सकता है। छत पर हवा बहुत तेज थी। रेस्क्यू टीम 5 मीटर दूर से आगे नहीं जा पा रही थी। मुझे ऊपर ले जाया गया। साहब, वो आपसे मिलने की जिद कर रही है, थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान बांटे। मैंने शेन बुरू की तरफ देखा। वो बैरियर के बाहर रोकी हुई थी। उसने मुझे सिर हिलाया तो मैंने गहरी सांस ली और सीढ़ी पर कदम रखा। लू झाओजियाओ छत के किनारे पर बैठी हल्की हल्की हिल रही थी। मुड़ी तो जले हुए चेहरे का आधा हिस्सा दिखा। फांगहू, आ गए तुम? उसे देखते ही मेरे मन में एक हलचल हुई। शायद काफी अरसे से नहीं देखा था। पिछले जन्म में शेन बुरू से गलतफहमी दूर होने के बाद हम उससे मिलने कुछ बार गए थे, लेकिन लू झाओजियाओ ने बहुत विरोध किया। शायद इसलिए कि जिससे सालों नफरत की हो, अचानक एक दिन पता चले कि वो दुश्मन थी ही नहीं, तो नफरत छोड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाद में शेन बुरू 2 मोर्चों के बीच फंस गई। मैं भी कम ही घर से निकलता था। पिछले जन्म और इस जन्म को मिलाकर 1 साल से ज्यादा हो गया था मिले हुए। लू झाओजियाओ, पहले नीचे आ जाओ। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस एकटक देखती रही। माफ करना। फिर उसकी नजर पीछे खड़ी शेन बुरू की तरफ गई। तुम सही कह रही थी, मैं ही बहुत जिद्दी थी। शादी से पहले तुमने साफ कह दिया था बस घर वाला रिश्ता रहेगा। मैं ही लालची हो गई थी। मुझे वो दिन याद आए। मैं और लू झाओजियाओ एक दूसरे का सहारा लेकर जी रहे थे। जब चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया था, वो रात को बारिश में भीगती हुई मुझे लेने आई थी। ये याद आते ही मैं एक पल के लिए डगमगा गया। क्या वो सच में मेरी दुश्मन थी? तुमने वादा किया था कि हर साल मेरे साथ जन्मदिन मनाओगे, एक जन्मदिन का गाना गाओ। मैं तुरंत नीचे आ जाऊंगी। मैंने गाना गाया, लेकिन गाते गाते सोचा कि शेन बुरू को तो अभी तक गाना नहीं सुनाया, घर जाकर जरूर सुनाऊंगा। गाना खत्म होने पर लू झाओजियाओ उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। शुक्रिया, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी, बहुत सुंदर है। एक और बात पूछनी है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? मैं काफी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरे अपने हो, घर चलते हैं, ठीक है? लू झाओजियाओ ने मुझे नहीं देखा। काफी देर शेन बुरू को देखती रही, फिर मेरी तरफ मुस्कुराई। फांगहू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये कहकर उसने दोनों बाहें फैलाई और पीछे की तरफ गिर गई। उस पल मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। अगले ही पल मैं छत की तरफ दौड़ा, लेकिन हाथ बस हवा में रह गए। मैं नीचे देखता रहा। एक भारी आवाज सुनाई दी और मेरे पैर कांप गए। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या लू झाओजियाओ सच में चली गई? क्या मैंने उसे गलत समझा था? इतने सालों की दोस्ती, उसने मेरी दूरी भांप ली और अपनी जान दे दी। तो क्या मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ? मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मैं सुन्न बैठा था, बदन कांप रहा था। तभी एक गर्म बाहों ने मुझे थाम लिया। मैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। शेन बुरू की आस्तीन कसकर थाम ली। लगता है मैंने उसे मरवा दिया। मैं यहाँ हूँ, डरो मत। तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता था कि क्या करना है। मैं बेतरतीब बोले जा रहा था। माफ करना, वो मरी नहीं, डरो मत। शेन बुरू मेरी पीठ थपथपाती रही और कान के पास बोली, नीचे एयर कुशन लगाया हुआ था, उसे थाम लिया गया, कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही मैंने आंखें मूंद ली और आंसू बह निकले। शेन बुरू ने मुझे इस हाल में देखा तो बोली, जांच हो गई, बस कुछ खरोंचे हैं, अस्पताल ले जाया गया है। अगर तुम जाना चाहो तो मैं छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं और शेन बुरू गाड़ी में वापस आ गए। रेस्क्यू टीम को जाते देखकर थकान महसूस हुई। यहाँ आने से पहले एक बात कहनी रह गई थी। मुझे शक है कि लू झाओजियाओ का भी इसमें हाथ था। फांगहू, अगर वो बेकसूर हो तो, अगर वो निर्दोष हो तो तुम उसे चुनोगे या मुझे? ये सवाल सुनते ही मैंने सच में चैन की सांस ली। सीधे बैठकर ध्यान से शेन बुरू को देखा। याद है जब लू झाओजियाओ ने पहली बार काम शुरू किया था, तब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उस वक्त मैं उससे अलग हो चुका था। वो फिल्मों में आई, नाम हुआ, और जब मेरी तुमसे शादी हुई, हम दोनों को अलग हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। मैं मानता हूँ शुरू में मैं तुमसे बहुत नाराज था, जैसे चाचा से नाराज था, उन लोगों से जो बिना इजाजत मेरी जिंदगी में घुस आए। इत्तेफाक से उसी वक्त जब लू झाओजियाओ किसी निवेशक के साथ खाना खाने जा रही थी, सड़क हादसा हुआ। ड्राइवर तुम्हारा था, इसीलिए मैंने तुम्हें चाचा जैसा समझ लिया। दोनों एक जैसे क्रूर। बात खत्म होते ही शेन बुरू ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। माफ करना, सच में मेरी गलती थी, मैंने सही से नहीं सोचा। नहीं, मैं कह चुका हूँ कि गलती चाचा की थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो भी तुम्हें बुरा कहे मैं उससे सीधे लड़ूंगा। ये सुनकर वो एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शुक्रिया। किस बात का? पहली बार किसी ने मेरा पक्ष लिया, और वो तुम हो। ये सुनते ही मेरा दिल, एक अजीब सी हलचल हुई। शेन बुरू के पास सच में कोई नहीं था। फिर उसने बड़ी गंभीरता से मेरा हाथ और कसकर थाम लिया। बता सकते हो तुम्हें मुझसे प्यार कब से हुआ? एक बार तुम नशे में थी, घर में बच्चे का वो मफलर मिला जो मैंने बुना था। आधी रात को तुम फर्श पर बैठकर पैरों में लिपटाने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी कि उसे कैसे बांधे। मैंने सोने को कहा, तुमने कहा बच्चे के पास मफलर नहीं है, सर्दियों में ठंड लगेगी। तब मैंने सोचा जो इंसान किसी बच्चे की ठंड की फिक्र करे, शायद वो किसी को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाए। दरअसल एक बात और थी जो मैंने नहीं बताई। उस रात तुम नींद में बड़बड़ाई थी, फांगहू मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। उस वक्त मैं आधी रात को पानी पीने उठा था, सब सुन लिया। तभी लगा कि तुम भी बहुत बेचारी हो, तो क्या हम उस बच्चे को पालेंगे? हाँ, तुम्हारे जन्मदिन के 7 साल बाद तुमने मुझे एक पिल्ला दिया था। कहा था कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो, घर कमाती हो, इसलिए वो मेरा साथी रहेगा। ये कहते हुए मैं खुशी से उंगलियां गिनने लगा। अभी वो किसी घर में शरारती कुत्ता बना होगा, अभी तक दूसरा जन्म नहीं लिया होगा। हमारा पिल्ला बहुत होशियार था, जो भी सिखाओ फौरन सीख लेता था। मुझे शक है कि उसने भी पुनर्जन्म का बात आधी रह गई। मैं अचानक रुक गया। शेन बुरू भी चौंक गई। क्या हुआ? मैंने सुन्न होकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लू झाओजियाओ, वो भी मेरे जैसी है। कैसे? मैंने सिर घुमाया। भौहें और सिकुड़ गईं। छत पर जब वो कूदी तो बोली कि बहुत सालों से जन्मदिन का गाना नहीं सुना, लेकिन पिछले साल तो मैंने उसका जन्मदिन मनाया था। शेन बुरू की आंखें सिकुड़ी और तुरंत समझ गईं, यानी पिछले जन्म की बात कर रही थी। हाँ, उसकी बात के हिसाब से वो कई सालों से जन्मदिन का इंतजार कर रही थी, तो इसका एक ही मतलब है। मैंने और शेन बुरू ने एक दूसरे को देखा और फौरन गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। लेकिन अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि लू झाओ
झाओजियाओ को कोई पहले ही ले जा चुका है। हम और पूछना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मरीज की जानकारी न बता सकने का हवाला देकर मना कर दिया। ये मानना मुश्किल था कि लू झाओजियाओ का इस सब से कोई लेना देना नहीं। वापसी के रास्ते पर मैं एक बात सोचता रहा, बताओ क्या उसने जानबूझकर कूदी? शेन बुरु ने स्टीयरिंग थामे हुए उंगलियां हल्के से थपथपाई। वैसे जो जगहें बहुत ऊंची नहीं होती वहां नीचे एयर कुशन लगाया जाता है। अगर मैं होती तो 100% यकीन के साथ कूदती कि मरूंगी नहीं। मैंने उसके चेहरे के कोने को एकटक देखा। तो तुम्हें क्या लगता है उसकी मंशा क्या थी? तुम्हारी हमदर्दी हासिल करके अपनी तरफ करना। ये पहली बार था दोनों जन्मों में जब शेन बुरु ने इतने तीखे लहजे में कुछ कहा। तो मैंने होंठ दबाए और गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं सोचा था तुम इतनी तेज निकलोगी। औरत ही औरत को सबसे अच्छे से समझती है। मैंने उसे नहीं टोका, बस खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता रहा, काश 10 साल पहले शेन बुरु को बुरे लोगों से आगाह कर दिया होता तो शायद सब इतना बुरा ना होता। पिछले जन्म में उसकी जान की परवाह न करने वाली कुर्बानी याद आई। दिल फिर दर्द से भर गया। घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। हॉल में बत्ती नहीं थी। जैसे ही शेन बुरु ने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, मैं झट से आगे बढ़ा, उसे सोफे पर गिरा दिया। वो मजबूरन दोनों पैर फैलाकर खुद को संभालने लगी। क्या करना चाहते हो? मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया और धीरे से बोला, शेन बुरु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रुको, पहले हटो। पहले नहीं, खुद चलकर दरवाजे तक आए हो और अब मना कर रही हो? शेन बुरु शर्मा गई, हाथों से मेरी आंखें ढक दी। मुझे क्या पता था इन 3 शब्दों में इतनी ताकत होगी। ये सोचते हुए मेरे होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। मैं बार बार उससे कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बदन पर हाथ रखा। उसकी धड़कन सीधे महसूस हो रही थी, तेज होती जा रही थी। शरारत उभर आई। मैं लगातार 15-20 बार यही कहता रहा। जब रुकने को हुआ तभी अचानक मेरे होंठ बंद हो गए। शेन बुरु ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई। दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया, फिर धीरे से ऊपर उठाया। ना समझ कहीं के, यह कहते हुए आह भरी, भूख नहीं लगी? लगी है, लेकिन मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। भूख लगी है तो पहले खाना खाओ। देखा कि वो जरा भी नहीं पसीजी तो मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, क्या तुम नहीं चाहती? शेन बुरु, मेरी तरफ देखो, नाटक बंद करो। मैं लगातार हमलावर रहा। शेन बुरु ने फिर मेरा हाथ दबाकर रोका, फिर गहरी नजरों से एक पल देखा। आखिरकार मेरा दृढ़ चेहरा देखकर उसने सिर हिला दिया। फांगहू, मैंने तुम्हें मौका दिया है। अगर इस बार भी तुम जाना चाहो तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद मुझे गहराई से एहसास हुआ, शेन बुरु के भी अपने तरीके थे। वो मेरे बगल में लेटी और बार बार धीरे से पूछती रही, मैं तुम्हारी हूँ? उसकी इस तीव्र अधिकार भावना के सामने मैंने हंसते हुए उसे कसकर बाहों में भर लिया। तुम्हारी, सब तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। नहाने के बाद मेरी आंखें नींद से भारी हो गईं, लेकिन जैसे ही मैं लेटा शेन बुरु फौरन पास सरक आई। फांगहू सुनो, फांगहू, शादी के शुरुआती दिनों में तुमने मेरे साथ फिल्म देखने का वादा किया था। अगले दिन पेट दर्द का बहाना बनाकर कैंसिल किया, फिर अस्पताल गए। क्या वो उससे मिलने गए थे? ये बात बहुत पुरानी थी। थोड़ा याद किया तो लगा उसका लू झाओजियाओ से कोई लेना देना नहीं था। उस दिन मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था। अस्पताल में ड्रिप लगवाकर सीधे घर जाकर लेट गया था। लेकिन शेन बुरु के लहजे में कुछ अजीब था। पल भर में नींद उड़ गई। शेन बुरु ने देखा कि मैं जवाब नहीं दे रहा तो उसका चेहरा उतर गया। माफ करना, माफी मत मांगो, अभी मैं नाराज नहीं हूँ। ये कहते हुए मैं पालथी मारकर बैठ गया। बस जानना चाहता हूँ, तुमने ये क्यों सोचा कि मैं लू झाओजियाओ के पास गया था? सिद्धांत रूप से उसकी काबिलियत से वो मेरा शेड्यूल आसानी से जान सकती थी, लेकिन उसने जांच नहीं करवाई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शेन बुरु ने सच बोल दिया, मैं लू झाओजियाओ की वीचैट पोस्ट देख सकती थी, लेकिन उसे पोस्ट करना पसंद नहीं है ना? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों को शक हुआ, तो शेन बुरु ने फोन निकालकर मुझे दे दिया। मैंने बिना देर किए लू झाओजियाओ का पेज खोला। अंदर का कंटेंट देखते ही दिमाग भन्ना गया। 9 अगस्त, आज जियाहू ने कहा मेरा जन्मदिन मनाएगा, मेरे प्रेमी का शुक्रिया। 1 अगस्त, जियाहू के हाथ का पका खाना खाया, वही पुराना स्वाद। मैं पागलों की तरह नीचे स्क्रॉल करता गया। 6 महीने पहले की पोस्ट तक पहुंचा। फिल्म रिलीज हुई, जियाहू का इंतजार है। ये ठीक उसी दिन की तारीख थी जब मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था, लेकिन मेरे फोन पर लू झाओजियाओ का वीचैट पेज बिल्कुल खाली था। सच में शादी के बाद मेरा उससे बहुत कम संपर्क था। मैं सच में उसे बस एक पुराना दोस्त समझता था, लेकिन वो मेरी पीठ पीछे बार बार मेरे अपनों को तकलीफ देती रही। गुस्से से सिर दर्द होने लगा। तुमने भी यकीन कर लिया, उसमें मेरी एक भी तस्वीर नहीं थी। शेन बुरु ने नजरें झुकाकर मेरे फोन को एकटक देखा। काफी देर बाद बोली, फांगहू, मैं यकीन न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे डर था कि किसी को जांच के लिए भेजूं और सच में खबर आए कि तुम उसके साथ सिनेमा में बैठे हो। अगर ऐसा होता तो शायद मुझे पता न होना ही बेहतर था। ये सुनकर मुझे एक साथ गुस्सा भी आया और तकलीफ भी हुई। एक बार पूछ भी नहीं सकती थी? बीच में ही मैं रुक गया। सही बात है, वो पूछने की हिम्मत कहाँ जुटा पाती। उस वक्त मैं जरा जरा सी बात पर उससे कड़वी बातें कहता था। ये सोचते ही मैंने झट से बाहें फैलाकर शेन बुरु को खींच लिया। मेरी गलती थी, माफ करना, अब से मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। उसने मेरी बेचैनी महसूस की। हल्की सी हंसी निकली और मेरी कलाई पर होंठ रख दिए। नहीं, मुझे तुम्हारा गुस्सा करना अच्छा लगता है, बहुत प्यारे लगते हो, बस कभी ये मत कहना कि मेरी जरूरत नहीं। उस रात दोनों के बीच की आखिरी दूरी भी मिट गई, लेकिन कुछ दिनों की शांति के बाद मैंने देखा कि शेन बुरु का एक दिन भी ऐसा न गुजरे जब मैं न डांटूं तो उसका पूरा बदन बेचैन रहता है। तो एक दिन मैं फिर भड़क गया। शेन बुरु, क्या तुम काम में खपकर मरना चाहती हो? मैं तुम्हें समर्पित कर्मचारी का पुरस्कार दिला दूं? इतना नाटक क्यों? मैं संभाल लूंगी। आधी रात को उसे तेज बुखार हो गया। मुझे घर के डॉक्टर को बुलाकर दवाई लिखवानी पड़ी। आधा मनाकर आधा जबरदस्ती दवाई खिलाई। सुबह के करीब जाकर बुखार उतरा। मैंने एक पौष्टिक खाने का मेनू लिखकर रख दिया था कि उठने पर खाएगी, लेकिन सुबह 8 बजे वो दफ्तर निकल चुकी थी। शायद पिछले जन्म की यादों की वजह से मैं उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हो गया था। नाश्ता करके मैं खिचड़ी लेकर उसकी कंपनी की तरफ दौड़ा। सेक्रेटरी ने मुझे देखते ही घबराकर उठ खड़ी हुई। शेन महोदया अभी अंदर हैं, अभी मेहमानों से नहीं मिल सके। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। ये कहकर मैं बाहर सोफे पर बैठ गया और फोन निकाल लिया। धीरे धीरे शेन बुरु की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने
मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद नहीं पकड़ा। शेन महोदया, आपने जानबूझकर जाल बिछाया ताकि मैं गलती करूं। तो क्या, मैं कारोबारी हूं, कभी किसी के साथ नैतिकता की बात नहीं की। मैं कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सेक्रेटरी तो डर के मारे अधमरी हुई जा रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला, चेहरे पर गुस्सा भरा था। जाते जाते उसने मुझे धमकी भरी नजरों से घूरा। उस एक नजर ने ही मुझे सब समझा दिया, क्योंकि यही वो आदमी था जिसने पिछले जन्म में मुझे अगवा किया था। लेकिन मैं कुछ प्रतिक्रिया देता इससे पहले ही सेक्रेटरी पसीने से भीगी हुई जोर से बोली, शेन महोदया, आपके पति आए हैं। तब जाकर मेरे होश ठिकाने आए। उस मुजरिम की तेजी से जाती पीठ देखी, फिर खाने का डिब्बा उठाकर अंदर चला गया। शेन बुरू खिड़की के पास बैठी थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर मुड़ी, मुस्कुराते हुए बोली, दोपहर को मैं घर आने वाली थी। मैंने खाने का डिब्बा मेज पर रखा। अभी जो आदमी था उसने तुम्हें डराया, माफ करना, अगली बार मैं लहजे का ध्यान रखूंगी। उसे इतने सहज भाव से जवाब देते देख मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये वही आदमी है जिसने पिछले जन्म में मुझे अगवा किया था, जो मैंने तुम्हें बताया था। ये सुनते ही शेन बुरू की मुस्कान फौरन गायब हो गई। समझ गई, इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अभी इतना हो चुका है, पहले खाना खाते हैं, ये मैंने खुद बनाया है। चक्कर बताओ। खाते वक्त मैं शेन बुरू को एकटक देखता रहा, क्योंकि वो बेहद शालीनता से खाती थी। एक पल के लिए बस देखता रह गया। इतना घूर क्यों रहे हो, साथ खाना है? नहीं, ये कहते ही मैं थोड़ा पीछे हट गया और फिर धीरे से बोला, वो चीज। शेन बुरू ने हाथ रोक लिया। आह भरी, कुछ खरीदना है? जो भी चाहिए, मैंने जो कार्ड दिया है वो इस्तेमाल करो, या फिर काम खत्म होने पर साथ चलते हैं। मैं शर्म से लाल हो गया। परेशान कर रहा हूँ, क्या उसी लहजे में बात कर सकती हो? कैसे लहजे में? मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। लगभग मेज के नीचे घुसने की नौबत आ गई। तुम उस अंदाज में सच में बहुत। शेन बुरू ने चॉपस्टिक रख दी, फिर मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। मुझे किसी पुरानी रात की याद आ गई। दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। उसे कहा था कि कूड़े को देखने वाली नजरों से मुझे देखे। अब मुझे थोड़ा पछतावा हुआ। कुछ बेवकूफी भरी बातें थीं, सच में बिना सोचे मुंह से निकल गई थीं। शेन बुरू ने निवाला निगला और मुस्कुराते हुए देखा। मैं थोड़ा झेप गया। हंसो मत, और जो मैंने कहा वो भूल जाओ। मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हारी हर बात मैं हमेशा मानूंगी, कभी मना नहीं करूंगी। नतीजा ये हुआ कि उस दिन उसकी कंपनी के सभी लोगों ने मुझे शर्म के मारे दोनों हाथों से मुंह ढककर दफ्तर से भागते देखा। इतने सालों की खींचतान के बाद आजकल सच में प्यार में डूबे होने का एहसास हो रहा था। शेन बुरू का वीचैट मैंने हथिया लिया था। कभी कभी रसोई में हुई तबाही की तस्वीरें पोस्ट करता, कभी मूड में होने पर चुपके से खींची उसकी धुंधली तस्वीरें, साथ में प्राइमरी स्कूल के बच्चों जैसे शर्मनाक कैप्शन भी लिखता। शेन बुरू ने एक बार आहिस्ते से याद दिलाया था, दोस्तों की लिस्ट में अभी भी कुछ बिजनेस पार्टनर हैं। मतलब साफ था कि थोड़ी इज्जत बचाओ। लेकिन मुझे खेलते खेलते मजा आता देखकर वो भी कुछ नहीं कर पाती थी। लू झाओजियाओ जैसे मेरी जिंदगी से गायब हो गई थी। कभी कभी स्कूल से बच्चों को निकलते देखता तो पुराने दिन याद आ जाते, लेकिन अंदर से लगता था कि अब उससे बात करने का वक्त बहुत कम बचा है। रात के 12 बजे नौकर ने सोने की याद दिलाई। मैं दरी पर पालथी मारकर बैठा था। चारों तरफ नई खरीदी चीजें बिखरी थीं। थोड़ा और इंतजार करता हूँ। हिसाब लगाया तो एक हफ्ते से शेन बुरू से मुलाकात नहीं हुई थी। आज अचानक बहुत याद आ रही थी। उसके लिए शॉपिंग मॉल से सर्दियों का एक जोड़ा कपड़े खरीदा था। जब कपड़ों की अलमारी में रखने लगा, अचानक उसके कोट की जेब से फोन की वाइब्रेशन आई। निकाल कर देखा तो एक ईमेल था। मैंने तस्वीर खींचकर उसे मैसेज किया, आधा मजाक आधी शिकायत के लहजे में। शेन महोदया, ये छुपा हुआ फोन कहाँ से आया? वो मेरी इन हरकतों की आदी हो चुकी थी। काम वाला फोन है, घर भूल गई, खोलकर देख लो। मैं मजाक करते हुए ईमेल खोलने लगा। बताना किसी का प्रेम पत्र मत होना। स्क्रीन बदली और एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। मैंने आंखें बड़ी करके देखा। लू चेंग हुई। ये तो लू झाओजियाओ के पिता हैं। खोपड़ी में फ्रैक्चर, लगता है किसी ने जोर से मारा था। नीचे मृत्यु प्रमाण पत्र भी था। औद्योगिक दुर्घटना, बहुत दुखद। हो गया, फोन वहीं रख दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अभी तो कहा था जो चाहो देखो, अब कंजूसी देखने लायक कुछ नहीं है। रसोई में खाना गर्म हो रहा था, यह याद आया। मैंने फोन वापस रखा और गिफ्ट रैप निकाल लिया। नए कपड़े पैक करके उसे सरप्राइज देने की सोची। दोस्त यांग जियान को जब ये सब पता चला तो उसने फोन पर मजाक उड़ाया। दूसरों को तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ दे है। फांगहू, बदलना मत, हमारी शेन बुरू सबसे अच्छी है। पहले मैं अंधा था, क्या वो गलती नहीं मानी जा सकती? मानी जा सकती, मानी जा सकती। तो मर्सी स्टूडियो में मेरे साथ काम कब शुरू करोगे? जानते हो तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट कितना मांग में है? ये सुनकर मैं थोड़ा रुका। थोड़ा और इंतजार करो, मैं घर से भी ड्राफ्ट बना सकता हूँ। अरे जाओ, अपनी शेन महोदया की सेवा करते रहो। मैं मानता हूँ कि मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। अगर दोबारा मौका मिला हो और फिर भी कुछ बदल न सके तो सच में हर गुजरता दिन घाटे का सौदा है। उस रात शेन बुरू ठीक 12 बजे घर आई। मैं सोफे के कोने में सिमटकर सांस रोके बैठा था। उसने धीरे से पुकारा। मैं नहीं बोला, बल्कि चुपके से उसके पीछे घूमा और झट से उसे बाहों में भर लिया। शेन बुरू को एहसास हुआ कि मैं हूं तो वो वहीं खड़ी रह गई। चुपचाप मुझे खुद को भींचे रहने दिया। मैंने उसे अपने सीने में समेट लिया। डरी नहीं, तुम्हारी परछाई दिख गई थी। कमरे में चलो, मैंने तोहफा तैयार किया है। उसने एक नजर डाली और मेरे साथ अंदर आ गई। कमरे के बीच में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। कुछ कदम चलने पर वो पलटी और मुझे देखा। ये तुम्हारे जन्मदिन का बदला हुआ तोहफा है। इस साल नूडल्स भी नहीं मिले। ये मेरे हाथ का बना नहीं है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये पैसे मैंने डिजाइन बनाकर कमाए हैं। खोल कर देखो। फांगू, शुक्रिया, जल्दी खोलो। उसने गिफ्ट बॉक्स पर हाथ रखा। काफी देर रुकी रही। एक बात करनी है, शायद हमें कुछ वक्त के लिए अलग रहना पड़े। ये सुनकर मैं कुछ पल सुन रहा, लगा जैसे अभी तक सोया हूँ। क्या तुम तलाक चाहती हो? शेन बुरू कुछ कहने वाली थी, समझ गया। मैं सामान पैक करता हूँ। फांगू, पूरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। दरअसल तुम बिना बताए भी जानते हो, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैंने तुमसे माफी इसलिए नहीं मांगी कि माफ कर दिया, बल्कि बदला लेने के लिए। शादी के शुरू में तुम्हें मुझे घटिया नहीं कहना चाहिए था। जानबूझकर मुझे इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। सिनेमा के बाहर 2 घंटे खड़ी रही और ये भी जानते थे कि मुझे सफाई पसंद है, फिर भी जानबूझकर पैर से मेरी सफेद स्कर्ट पर कीचड़ लगाया। ये तुम्हारी सजा थी। फांगू, क्या तुम इतने बचकाने हो? मैंने जोर से सफाई दी। जरा भी शर्मिंदा नहीं। संघर्ष की किताब में लिखा है, दुश्मन
की कमजोरी पर वार करो। तुम्हें सफाई पसंद है ना? मैं तुम्हारा बिस्तर गंदा करना चाहता था। तलाक से पहले एक बार और गंदा करना है। ये कहते ही शेन बुरू ने हाथ पांव से मुझे जकड़ लिया, फिर गंभीर चेहरा बनाया। ठीक है, मैं तुमसे सच में एक जरूरी बात कर रही हूँ। एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? लू चेंगहुई लू झाओजियाओ के पिता हैं। अभी जो ईमेल तुमने देखा उसमें लिखा था कि निर्माण स्थल पर दुर्घटना में उनकी मौत हुई। वो प्रोजेक्ट बहुत साल पहले तुम्हारे चाचा और मेरे पिता के बीच का साझा काम था। यह सुनते ही मुझे कुछ याद आया। उस दिन जब छत पर लू झाओजियाओ को ढूंढने गया था, वो ऊपर खड़ी थी और मैं नीचे हाथ में आइसक्रीम लिए। लू झाओजियाओ क्या कर रही हो? वो मुड़ी। आंखों में पूरी निराशा थी। मेरे अपने सब चले गए, अब कोई नहीं बचा। उस वक्त मैं बहुत हिल गया था। उसके परिवार की तबाही से पहले सावधानी से पास गया और उसे भी एक आइसक्रीम थमाई। मेरे भी कोई नहीं है। मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? भाई बेकार। चाचा बस मुझे झंझट समझते हैं। दोस्तों ने तंग किया तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की। लू झाओजियाओ ने नीचे देखा, फिर उस 1 मीटर की छत से कूद गई। तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? फांगमिंग। ये सुनते ही वो धीरे से ऊपर देखने लगी। फांगमिंग? फांग परिवार के उद्योग समूह वाले फांगमिंग? पुष्टि होने के बाद उसने मुझे पहले से कभी न देखी गई गंभीरता से देखा। चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। कई साल बाद मुझे उस नजर का मतलब समझ आया। शायद मेरे चाचा का नाम जानने से 1 सेकंड पहले तक लू झाओजियाओ सच में मुझे अपना मानना चाहती थी, लेकिन मेरी हैसियत ने उसके सामने बदले का रास्ता खोल दिया। इसलिए उसका वादा शुरू से ही झूठ की बुनावट था। मैं यादों में डूबा था, तभी शेन बुरू ने मेरा हाथ थामा। फांग हूँ, मैं देख सकती हूँ कि लू झाओजियाओ तुमसे प्यार करती है। तुमने बताया था कि पिछले जन्म में तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया, उसमें लू झाओजियाओ का भी हाथ था। शायद इसलिए कि तुमने मेरे साथ रहना चुना। मैं तुम्हें और बांधने की हिम्मत नहीं कर सकती। मेरे साथ लड़ाई में उतरने पर तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। लू झाओजियाओ शायद बहुत डरी हुई है, इसलिए अगर तुम मुझे छोड़ दो तो आगे के सब खतरे मैं अकेले झेलूंगी। यह सुनकर मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये कहते हुए मैंने जिद से उसका हाथ कसकर थाम लिया। मैं तलाक नहीं लूंगा। पिछले जन्म में तो हमारा बच्चा भी होने वाला था, बस दुनिया में आने से पहले हादसा हो गया। ये सुनते ही शेन बुरू का बदन अकड़ गया। सच में? हाँ, शायद अभी भी हो। शेन बुरू, मैं नाटक में साथ दे सकता हूँ, लेकिन तलाक बिल्कुल नहीं। कुछ हफ्ते बाद मीडिया में खबर फैली कि मशहूर कारोबारी महिला शेन बुरू की शादी में दरार आ गई है और तलाक हो गया। उसी दिन मेरी सामान समेटकर बंगले से निकलती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यांग जियान ने मुझे बड़े बड़े बैग लेकर अपने फ्लैट में आते देखा तो खुशी से चमक उठा। अरे मेरे सौभाग्य के देवता, आखिरकार समझ आई। अब मेरे साथ काम करोगे? मैंने चेहरा बिल्कुल सपाट रखा। प्यार पर भरोसा नहीं होता। कुछ दिन पहले तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, जल्दी बताओ क्या हुआ? उसकी उत्सुक आंखें चमक रही थी। मैंने झुंझलाकर जवाब दिया, मैंने उसका बिस्तर गंदा कर दिया, बस इसीलिए तलाक। आगे क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, जाहिर है अकेले रहूंगा। तीसरे दिन चाचा का फोन आया। फांग हूँ, कल रात घर आना, एक जरूरी बात है। मैं फोन कान से लगाए पौधों पर पानी दे रहा था। चाचा, अचानक मुझे याद आया, कैसे? तलाक हो गया ना मेरा। घर वाले भी बाहर तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। रात की दावत है, किसी और से मिलवाएंगे। चाचा की खबर बड़ी तेज है, तो बताऊं आऊंगा या नहीं? जरूर आऊंगा, वक्त पर। फोन रखने के बाद यांग जियान ने चिंतित होकर देखा। तुमने तो पहले ही माँ बाप से नाता तोड़ लिया था, उनके घर के मामले से तुम्हारा क्या लेना देना? खून का रिश्ता है ना, वो मुझसे नाता नहीं तोड़ते, हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। शाम को मैं फांग परिवार के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हॉल में घुसते ही सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। कुछ लोग आपस में कानाफूसी भी करने लगे। मैं सीधे एक दिशा में चलता गया, तभी शेन बुरू की आवाज सुनाई दी। काफी दिनों बाद सुनी तो आवाज की दिशा में मुड़ा। वो भीड़ के बीच हाथ में शराब का गिलास थामे खड़ी थी, बेहद आकर्षक लग रही थी। तलाक की खबर सुनते ही कई लोग शहद की मक्खियों की तरह टूट पड़े थे। वहाँ भी एक भीड़ थी, 3-3 घेरों में उसे घेरे हुए। जब उन्होंने मुझे देखा तो बातें धीरे धीरे रुक गईं। कुछ लोग उत्सुकता छुपा नहीं पाए। शेन महोदया, पुरानी यादें ताजा करनी हो तो पहले करो। शेन बुरू ने ठंडी नजरों से मुझे एक बार देखा और नजर हटा ली। जरूरत नहीं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। अगले ही पल मैंने सहजता से वेटर की ट्रे से शैंपेन का गिलास उठाया, शेन बुरू की तरफ बढ़ा। रास्ते में लोग खुद ब खुद हटते गए। उसके सामने खड़ा होकर मैंने उसके बोलने का इंतजार किया, लेकिन शेन बुरू देखती रही। सेरिहू नहीं बोली। मुझसे इंतजार न हुआ, सीधे शैंपेन उसके कपड़ों पर उड़ेल दी। हालचाल पूछ रहा हूँ, शेन महोदया को आपत्ति तो नहीं? उसने खाली गिलास उठाया, उंगलियां मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर हल्के से फिरी। कोई आपत्ति नहीं। उसकी इस छोटी सी हरकत को महसूस करते हुए मैं हल्का मुस्कुराया। गिलास पटका और पलटकर चला गया, लेकिन छत का दरवाजा खोला तो देखा वहाँ पहले से कोई था, और वो मेरी जान पहचान की थी। लू झाओजियाओ रेलिंग से टिकी खड़ी थी, जला हुआ चेहरा अंधेरे में छुपा था। फांग हूँ, बहुत दिनों बाद। उसे देखते ही मेरे पीछे छुपे हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। बहुत दिनों बाद इतनी अजनबी क्यों लग रही हो? मैंने भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश की, गहरी सांस ली। ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने तुमसे पूछना था तुम कहाँ गई थी, ऊपर से मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। काबिल हो गई हो पहले जैसी। मैंने उसे थोड़ा छेड़ा, तभी दरवाजे की रोशनी किसी ने ढक दी। मैंने नजर के कोने से देखा, शेन बुरू खिड़की से टिकी खड़ी थी, नजर इधर ही थी। लू झाओजियाओ की नजर भी अंधेरे में चली गई। मैं सर्जरी करवाने गई थी, ये कहकर उसने हल्के से झुककर आगे आई। पूरा चेहरा सामने आ गया। ध्यान से देखो, क्या मैं पहले जैसी दिखती हूँ? उस हिस्से की त्वचा, वो जो बुरी तरह जल गई थी, उससे काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा, हाँ मिलती जुलती है। तो फिर हम दोनों? उसके मुंह से बात पूरी होने से पहले ही मैं जल्दी से एक कदम पीछे हट गया, दूरी बना ली। मुझे खुशी है तुम्हारे लिए, सच में। ठीक उसी वक्त चाचा जी एक झुंड मेहमानों के साथ वहाँ आ पहुंचे। इधर आओ, सबसे थोड़ा परिचय करवाता हूँ। ये है मेरा भतीजा फांगशु, और ये है हमारी कंपनी की नई साइन की हुई अभिनेत्री लू झाओयाओ। इस पार्टी का मकसद, दरअसल मैं इस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों बच्चों की जिंदगी की सबसे बड़ी गांठ भी बांध देना चाहता था। मेहमान एक के बाद एक बधाइयां देने लगे और मुझे और लू झाओयाओ को इस तरह घेर लिया जैसे सब कुछ तय हो गया हो। ये देखकर मुझे गुस्सा आया। चाचा जी, मैं अभी तैयार नहीं,
लेकिन लू झाओ याओ ने अचानक अपना हाथ मेरे कंधे पर डाल दिया। चाचा जी, आप बेफिक्र रहिए, आगे से मैं फांगशु का खूब ख्याल रखूंगी। मैं थोड़ा घबरा गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लू झाओ याओ ने ध्यान ही नहीं दिया और मेहमानों से बड़े आराम से बातें करती रही। जब वो कुछ लोगों से मिलजुल चुकी तब मैंने उलझे मन से पूछा, तुमने मेरे चाचा जी से मेलजोल कब से बढ़ा लिया? ये सुनकर उसने धीरे से अपनी आस्तीन ठीक की। जब तक मुझे फांग परिवार की स्वीकृति नहीं मिलती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती थी। वैसे मेरी और भी कुछ योजनाएं थीं, लेकिन तुम्हारे तलाक ने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। मैंने उसके चेहरे को देखा और एक अजीब सी डरावनी अजनबियत महसूस हुई। क्या बात है, अब मुझे पहचाना नहीं? क्या लग रहा है कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोचते थे? पहले मैं हमेशा यही समझता था कि लू झाओ याओ जिसकी मुस्कान सूरज जैसी चमकदार थी और मैं एक ही दुनिया के लोग हैं, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। ये कहते हुए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती रही, मुझे पीछे हटने पर मजबूर करती रही। आखिरकार मेरी पीठ कांच के दरवाजे से जा लगी। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा, फिर होंठों के कोने पर एक मुस्कान खींची। फांगशु, मेरी असली प्रकृति तो ऐसी ही है। वैसे मेरा इरादा कभी था भी नहीं कि तुम्हें जाने दूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस एक बार वापस आ जाओ, हम पहले जैसे हो जाएंगे। मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहोगे कि पिछले जन्म जैसा हो। साथ मरने से बेहतर जिंदगी जीना है ना? मेरा पूरा बदन कांप गया। उस पल मैं एक अथाह डर में डूब गया। उसे सब पता था। लू झाओ याओ ने साफ भांप लिया कि मेरी सांसें अब तेज हो रही हैं। वो मेरे इर्द गिर्द घूमी, मेरी पीठ के पीछे दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा और हल्के से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। पार्टी की संगीत की आवाजें अंदर आ गईं। उसने मुस्कुराते हुए होंठ हिलाए, जाओ पार्टी का लुत्फ उठाओ, कभी फिर मिलेंगे। और वो भीड़ में घुल गई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ा और याददाश्त के भरोसे दूसरी मंजिल पर पहुंचा। गलियारे के आखिर में वो कमरा था जहां मैं पहले रहता था। मैं अंदर जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला किसी ने मेरा मुंह बंद कर दरवाजे के पीछे खींच लिया। उसने तुम्हें कहां कहां छुआ? इसके तुरंत बाद एक चुंबन मेरे कंधे पर आ गिरा। शेन बुरू ने बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे मेरे होंठों तक का रास्ता ढूंढ लिया। मैं अंधेरे में खड़े खड़े उसे चूमता रहा। काफी देर बाद मैंने धीमे से कहा, तुम बड़ी जलन करती हो, एक पूरा जार ईर्ष्या पी गई हो, किसी को भी मुझे छूने की इजाजत नहीं, कोई भी नहीं। ये कहकर वो फिर मेरे कंधे पर काटने की कोशिश करने लगी। मैंने जल्दी से उसे दूर धकेला। थोड़ी देर बाद नीचे जाना है, कंधे पर निशान होगा तो क्या कहूंगा? शेन बुरू बड़बड़ाई, साफ है कि समझाने से कोई फायदा नहीं। मैंने आगे समझाया, लोग कहेंगे कि मैंने अभी अभी तलाक लिया और फौरन लू झाओ याओ के साथ चक्कर चला लिया। लू झाओ याओ, मुझे ऐसी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर थोड़ा संभल कर रहो। मैंने धीरे से उसका सिर थाम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लू झाओ याओ ने मेरे चाचा जी से हाथ मिला लिया है, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी मौजूदा हालत का भी अंदाजा लगा लिया है। उन्होंने तुमसे निपटने की तैयारी पहले से कर रखी है। क्या तुम जीत के बारे में पक्की हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, फांगशु, अगर इस वजह से फांग परिवार को भारी नुकसान हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो बात ये थी, यही सोच रही थी वो। माँ बाबा की शादी एक कारोबारी सौदा थी। वो एक दूसरे से थक चुके थे। उन्होंने मुझे चाचा जी के हवाले कर दिया और खुद अलग अलग देशों में जा बसे। चाचा जी मुझे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, खानदान की ताकत बढ़ाने के लिए। अगर तुम न होती तो शायद मुझे किसी 70 साल की बूढ़ी से शादी करनी पड़ती। ये कहते हुए मैंने अपनी छोटी उंगली से उसकी उंगली पकड़ ली। हाथ में सजी अंगूठी देखी तो दिल में एक गर्माहट फैल गई। इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। फांग परिवार अगर सच में टूट जाए तो वो चाचा जी के बुरे कर्मों का नतीजा होगा। जो हवा बोते हैं वो आंधी काटते हैं। अगले कुछ महीने मैं फिर से एक साधारण नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी में लौट आया। बस परेशानी ये थी कि कभी कभी दबाव देकर बुलाया जाता था कि लू झाओ याओ से मिलने जाऊं। उसके अलावा जिंदगी ठीक ठाक शांत थी। यांग जियान इस सबसे बेहद नाराज था। रिश्ता तो खत्म हो गया, फिर भी उसकी बात मानते हो? क्यों? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही शेन बुरू इन दिनों अक्सर वित्त चैनलों पर नजर आने लगी थी। यांग जियान उसे देखते ही गालियां देने लगता था। ऐसी औरत को देखते ही समझ जाओ ये किसी काम की नहीं। अगर तुमने उसके पास वापस जाने की सोची तो मैं सीधे उल्टा लटक जाऊंगा। ये सुनकर मैंने नक्शों के ढेर से सिर उठाया। इतने यकीन से मत कहो, अपने लिए रास्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें भी साथ खींच लूंगा। यांग जियान के कड़े विरोध की वजह से मुझे शेन बुरू से मिलने चुपके चुपके जाना पड़ता था। शेन बुरू की गाड़ी इमारत के नीचे खड़ी थी। मौसम बेहद ठंडा था, फिर भी वो बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने खरीदे थे, वही दुपट्टा जो मैंने चुना था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा वो मेरी बाहों में समा गई। मैंने जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा किया। आवाजें जरा धीमी करो, गाड़ी में चलते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त अभी मुझे इस सदी की सबसे बड़ी खलनायिका समझ रहे हैं। तो मैं किसी चोर की तरह छुपाते छुपाते उसे गाड़ी में बैठा लाया। फिर जेब से एक जोड़ी ऊनी दस्ताने निकाले। ये तुम्हारे लिए। शेन बुरू ने मुस्कुराते हुए तोहफा थाम लिया। फांग साहब, मेरे पास पहले से बहुत है, पसंद नहीं आए? ये कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाया कि वापस ले लूं, लेकिन उसने झट से खींच लिए। शुक्रिया, बहुत पसंद आए। दरअसल हम दोनों के बीच कोई खास साझा विषय नहीं था, लेकिन फिर भी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। वो मेरे कंधे से टिक गई। मैंने अपना सिर उसके सिर से लगा लिया। मेरे दोस्त ने कहा, अगर दूसरी शादी में तुम जैसी लड़की मिली तो वो कुछ बहुत भयानक कर देगा। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं सोच ही सकता हूँ कि वो मुझे कैसे कोसेगा। ये सुनकर शेन बुरू जोर से हंस पड़ी। तो फिर कोई और ढूंढ लो। शेन बुरू, क्या बकवास कर रही हो? मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। फांगशु, मेरा मतलब है अगर किसी दिन अचानक मुझे तुमसे दूर जाना पड़े तो। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसे कसकर जकड़ लिया। बात काटते हुए शेन बुरू मेरी बाहों में सिमट गई। मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी। मिसाल भी डरा देती है। बचपन से माँ बाबा का प्यार नहीं मिला, इसीलिए जो भी मेरे साथ अच्छा करता है मुझे उससे लगाव हो जाता है। लू झाओ याओ के साथ भी ऐसा ही था, पहले तुम्हारे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन बाद में सब अलग हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। दूसरों के पास जो होता है वो सब तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अपनी हर बात का ख्याल रखता हूँ, बस यही डर रहता है कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। मेरी हर खुशी, हर गम, हर जज्बात सब तुमसे जुड़े लगते
लगते हैं, इसीलिए अगर दूर जाने की बात कही तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। यह सुनकर शेनबुरु ने धीरे से मेरी ठोड़ी पर एक चुंबन दिया। फांगशु, यही तो प्यार है। तो फिर दूर नहीं जाओगी, ठीक है? तुमने कहा था मेरी कोई भी बात नहीं टालोगी। ठीक है, दूर नहीं जाऊंगी। अगले दिन जब मैं कमरे से बाहर निकला, यांग जियान ने मुझे देखते ही कहा, कल रात मैंने देखा तुम एक महंगी गाड़ी में बैठे थे। मैं नाश्ते की रोटी तोड़ते हुए चुप रहा। ये देखकर उसने आंखें घुमाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, पुरानी आदतें जाती नहीं। बस ये मत कहना कि पुरानी बीवी ने फिर से अपमान किया हो। देखो तुम्हारी क्या हालत है। ऐसा नहीं है, वो मेरा अपमान क्यों करेगी, वो बहुत अच्छी है। बस 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 काफी है, और सफाई मत दो। एक शब्द और कहा तो बाहर फेंक दूंगा। मैंने समझाना छोड़ दिया, कटोरा उठाया और सोया मिल्क का एक घूंट पिया। टीवी पर खबरें चल रही थी। हम दोनों कुछ देर सुनते रहे, फिर चुप्पी छा गई। फांग परिवार में कुछ हो गया इतनी जल्दी? पिछले जन्म को याद किया तो चाचा जी पर्दे के पीछे मुख्य साजिश करता थे। उस वांग नाम के कमीने को दिया था उन्होंने, जिसने आसमान को चुनौती देने वाले काम किए। लेकिन इस बार सब कुछ 10 साल पहले ही सामने आ गया। शेनबुरु का कारोबारी साम्राज्य दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। चाचा जी का कारोबार भी डरावनी रफ्तार से फैल नहीं पाया था। शायद अब वैसा दोबारा नहीं होगा। आज लू झाओ याओ से मिलने का दिन था। यांग जियान को रास्ते में छोड़ना था। ड्राइवर बहुत कुशलता से गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे के पेड़ देखते देखते मेरी आंखें बोझिल होने लगी। थोड़ी देर सो लेता हूँ, पहुंचने पर उठा देना। जवाब का इंतजार किए बिना मैं बेहोश हो गया। जब तक धातु की जंजीरों की खनखनाहट ने मुझे जगाया। फांगशु, आंखें खोलो। मेरे हाथ पांव बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। आंखें खोली तो चारों तरफ कंक्रीट के खंभे और लोहे की छड़ें दिखी। यांग जियान उनसे टिका खड़ा था। मैं उलझन में जमीन से उठने लगा। यांग जियान बगल में बेबस होकर पांव पटक रहा था। मुझे उठते देख उसने एक लंबी सांस ली। भगवान का शुक्र है आखिरकार होश में आए। जल्दी से रस्सी खोलो मेरी। आसपास का माहौल अजनबी था और हाथ बंधे हुए थे। मैं कुछ कदम चला तो पूरा बदन कांपने लगा। धीरे धीरे घिसटते हुए यांग जियान के पास पहुंचा। झुक कर देखा तो उसके हाथों में कंटीली रस्सी बंधी थी। पुरानी यादें एक झटके में आ गई। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। ठंडा पसीना फूट पड़ा। ये तो वही वो बंजर पड़ी फैक्ट्री थी जहां पिछले जन्म में मैं और शेनबुरु ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। रस्सी में कसी गांठ थी, काटी नहीं जा सकती थी, बस रगड़कर तोड़नी होगी। हमें बांधने की हिम्मत की, लगता है जीने की इच्छा नहीं रही। यांग जियान बड़बड़ाया, इन लोगों को मरने की पड़ी है। रस्सी रगड़ते रगड़ते काफी देर हो गई। उसके हाथ से खून तक निकल आया। वो थककर पत्थर से टिक गया। छोड़ो, और रगड़ने की जरूरत नहीं। इन्होंने मुझे बांधा लेकिन तुम्हें नहीं। इसका मतलब निशाना मैं हूँ। जब यहाँ कोई ना हो तुम निकल जाओ और जाते ही मदद के लिए बुलाओ। ये सुनकर मैंने कड़वी हंसी के साथ माफी मांगी। इस बार तुम मेरी वजह से फंस गए। क्या मतलब? बात पूरी होने से पहले ही पीछे से लू झाओ याओ की आवाज गूंजी। तुम्हारे दोस्त बड़े शोर मचाते हैं। यांग जियान ने गर्दन घुमाकर देखना चाहा। मैंने झट से उसका सिर नीचे दबा दिया। इसे कुछ नहीं पता, इसे जाने दो। हमारे बीच का मामला, इसे मत घसीटो। लू झाओ याओ चुप रही। यांग जियान से रहा न गया। सुनो, मैं साफ बता देता हूँ, मेरा नाम यांग है। मुझे पकड़ने की हिम्मत की, मेरे बाप को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। सुना तुमने? हमारी बात में यांग परिवार को खींचने की जरूरत नहीं। यांग जियान की परवरिश ने उसे बचपन से ही निडर बना दिया था। न आसमान से डर, न जमीन से। अगर उसे सच में कुछ हो जाता तो कोई चैन से नहीं जी पाता। लू झाओ याओ ने मुंह पर उदासी ओढ़े हमें देखा, फिर एक चीज फेंकी। यांग जियान, खुद काट लो रस्सी, लेकिन कोई शोर नहीं। बाहर निकलते ही मदद बुलाएगा, ये तय है। खैर चलेगा। बस मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इन कमीनों ने पर्दा उठा दिया था। उन्हें अब किसी का डर नहीं रहा था। पिछले जन्म को याद किया तो मैंने सारी ताकत लगाकर उसे एक धक्का दिया। जो निकल सके निकल जाए। जाओ फांगशु, तुम मेरा इंतजार करना, मैं लोगों को लेकर तुम्हें बचाने आऊंगा। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े भाग गया। इस तरह उस जगह बस में रह गया। और लू झाओ याओ, मैं उठने की कोशिश करने लगा लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर खींचते हुए खिड़की के पास ले गई। देखो कौन आया है। मैंने उसके कहे मुताबिक नीचे झांका। नीचे शेनबुरु थी, मेरे चाचा जी के सामने खड़ी। ये देखते ही मैं जोर जोर से छटपटाने लगा। लू झाओ याओ ने कुछ देर देखा, फिर धीरे से हंसी। थोड़ी देर में तुम शेनबुरु की लाश देखोगे, और हाँ, तुम्हारे चाचा जी भी नहीं बचेंगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उंगलियों की नोक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बदन कांपने लगा। लेकिन इस वक्त अगर मेरी परवाह दिखी तो शेनबुरु और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मैंने मन पक्का किया और आंखें मूंद ली। मेरा उससे तलाक हो चुका है। उसके साथ जो भी हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। लू झाओ याओ ने ठंडी नजरों से नीचे देखा। अच्छा, फांग के दूसरे आदमी, उसकी एक टांग तोड़ दो। अगले ही पल एक भयानक आवाज आई। शेनबुरु वहीं गिर पड़ी। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। लू झाओ याओ, उसकी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, उसे छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। फांगशु बचपन से तुम्हारे साथ पला बड़ा है। उसने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसे माफ कर दो। लू झाओ याओ ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उल्टा मेरी तरफ मुड़ी। फांगशु, खुश हो? मुझे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फांग के दूसरे आदमी, दूसरी टांग भी। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने झट से उसका हाथ थाम लिया। नहीं, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो प्लीज। तुम जो चाहो मुझसे करो। यह सुनते ही लू झाओ याओ के चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने बिना पलक झपकाए मुझे घूरना शुरू किया। उंगलियां इतनी कसकर भिंची थीं कि जोड़ सफेद पड़ गए थे। नीचे शेनबुरु घुटनों के बल बैठी थी। चेहरे पर बेहद परेशानी थी। टांग का दर्द असहनीय था। माथे पर पसीना भर आया था। लू झाओ याओ, फांगशु को छोड़ दो, मैं उसके बदले में आती हूँ। मेरी कीमत कहीं ज्यादा है, उसे जाने दो, मुझसे जो चाहो करवाओ। लू झाओ याओ का भाव डरावनी हद तक ठंडा हो गया। अगले ही पल उसने सीधे मेरी ठोड़ी उठाई और होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। होंठ छूते ही मैं सहज वृत्ति से जोर से छटपटाया। मेरी हलचल महसूस करके लू झाओ याओ ने धमकी दी, चाहते हो कि वो मर जाए? बस मैं तुरंत पत्थर की तरह जम गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वो कुछ पलों तक मेरे होंठों से होंठ रगड़ती रही। मुझे सच में उबकाई आने लगी। बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे जोर से धकेल दिया, फिर जमीन पर गिरकर उलटियां करने लगा। यह देखकर लू झाओ याओ ने ठंडे लहजे में नीचे आदेश दिया, हाथ लगाओ।
लगाओ। नीचे से एक धमाके की आवाज आई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। लुढ़कते घिसटते खिड़की तक पहुंचा। शेन बुरू। लेकिन जो मंजर मैंने सोचा था वो नहीं था। जमीन पर गिरा हुआ इंसान शेन बुरू नहीं, मेरे चाचा जी थे। शेन बुरू के हाथ अभी भी कांप रहे थे। थोड़ी दूर से बचाव दल तेजी से अंदर घुसा। देखते देखते चारों तरफ घेरा पड़ गया। ये देखकर लू झाओ याओ का रंग उड़ गया। अचानक वो लपक कर मेरे गिरेबान को पकड़ लिया, फिर दूसरी मंजिल के एक खंभे के पीछे छुप गई। बाहर से आवाजें आ रही थीं, लू झाओ याओ को पुकारती हुई। लू झाओ याओ अंधेरे कोने में छुपी मेरा गला दबाने लगी। शेन बुरू को यहाँ भेजो, वरना इसे अपने साथ नरक ले जाऊंगी। मेरी ताकत अभी वापस नहीं आई थी। गला दबने से सांस लेने के लिए मुंह खुल गया। लू झाओ याओ शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल शांत हूँ। पिछले जन्म में तुम शेन बुरू के साथ मरने को तैयार थे। इस जन्म में मेरे साथ मरने में क्या दिक्कत है? मैंने पूरी ताकत से उसके हाथ पर मुक्का मारा। छोड़ो मुझे, ठीक से जीना सीखो। नहीं, अब कुछ नहीं बचाया जा सकता। रुको, अभी भी वक्त है। लू झाओ याओ जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस अपनी ही बात किए जा रही थी। मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन वो मेरे साथ दोबारा जन्म क्यों लेती? मुझे वो पुराना फांगशु वापस दो। मैंने बेबसी में हाथ बढ़ाया। आंखों के सामने रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। तभी कुछ कदमों की दूरी से एक जानी पहचानी आवाज आई। लू झाओ याओ, मैं आ गई, उसे छोड़ दो। बात खत्म होते ही गले पर का दबाव एकदम से हट गया। अकेली शेन बुरू आई थी। उसके हाथों पर पट्टियां लिपटी थीं। हालत पिछले जन्म से भी बदतर थी। लू झाओ याओ ने मुझे पीछे खींचा, फिर कपड़ों के अंदर से एक चीज निकाली और मेरी गर्दन पर लगा दी। शेन बुरू, इस बार जरा अलग खेल खेलते हैं। उसने थोड़ी दूर टंगे एक जैकेट की तरफ इशारा किया। वो जैकेट पहन लो। बहुत जानी पहचानी चीज थी। पिछले जन्म में इसी की वजह से हम दोनों मरे थे। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं मत पहनो, बिल्कुल मत पहनो, उसमें बम है। लू झाओ याओ पागलों की तरह जोर से हंस पड़ी। फांगशु, पिछले जन्म में शेन बुरू उसे गले लगाकर मर गई, तो तुम उससे कितना प्यार करते हो? नहीं, उसकी मत सुनो। शेन बुरू, उसने मेरी गर्दन दबाई और ठंडी हंसी हंसती रही। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचा सकती है? चाहे कितना भी बचाने की कोशिश करे, बेकार है। चाहे तुम बाहर न जाओ, मेरे पास रास्ता है सीधे घर में घुसकर तुम्हें उठा लाने का। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर चुकी हूँ। आज तुम दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। शेन बुरू ने हमारी कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी। बात करते करते वो चुपचाप जैकेट पहनने लगी। उसने पहनते हुए कहा, मैंने पहन लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, शेन बुरू तुम जाओ। वो चीज मेरी गर्दन से थोड़ी दूर हट गई। फांगशु प्लीज। अगले ही पल जैसे ही मैंने शेन बुरू की तरफ आधा कदम बढ़ाया, वो एक पूरा कदम पीछे हट गई। शेन बुरू ने बड़े गंभीर लहजे में मुझसे कहा, फांगशु इधर मत आओ, मेरे ऊपर जो है उससे सावधान रहो। उसके चेहरे पर भरी चिंता देखकर मैं रुक गया। एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। डर मौत का नहीं था, बल्कि इस वक्त लू झाओ याओ के सामने शेन बुरू को चुनना उसे और भड़काने जैसा होता। यहाँ तक कि वो समय से पहले बम भी फोड़ सकती थी। ये देखकर लू झाओ याओ ने हल्की सी व्यंग्य भरी हंसी हंसी बगल से ताना मारा, मान लो फांगशु, तुम बस खुद से प्यार करते हो। तुम भी उतने ही स्वार्थी हो, उतने ही बेवफा, बिल्कुल अपने चाचा जी की तरह। शेन बुरू उस वक्त पीछे हटते हटते खिड़की तक पहुंच गई थी। उसने एक नजर मुझ पर डाली, फिर बोली, लू झाओ याओ, तुम्हारे पिताजी के बारे में मुझे खेद है। मेरे पिताजी का नाम लेने का हक नहीं तुम्हें। लू झाओ याओ तमाशा देख रही थी, लेकिन ये बात सुनकर एकदम भड़क गई और आधा कदम आगे आ गई। तुम जैसे अमीर जादे चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले क्या कभी एक पल के लिए भी सच्ची हमदर्दी महसूस कर सकते हो? लेकिन उस दिन तुम्हारे पिताजी ने खुद नियमों का उल्लंघन किया था। सुरक्षा हेलमेट नहीं पहना था, हमने मुआवजा भी दिया था। चुप करो। शेन बुरू चुप नहीं हुई, उल्टा उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम बस एक नाकाम मौका परस्त हो, बस इतना ही। दोनों के बीच बातें होती रहीं और मेरे दिल की गहराइयों में एक चीख उठी, यह दुनिया सच में पागल हो गई है। शेन बुरू के हर शब्द लू झाओ याओ के दिल के सबसे काले कोने में चुभ रहे थे। क्या वो जीना नहीं चाहती? बात खत्म होते ही लू झाओ याओ ने न जाने कहां से एक लाइटर निकाला। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, आग एक पल में भड़क उठी। फर्श पहले से तेल में भिगोया हुआ था। लू झाओ याओ की आंखें लाल थीं। वो मेरी तरफ बढ़ी। इस कोण से उसके चेहरे का वो आधा हिस्सा दिख रहा था जो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। फांगशु, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? काश तुमने पहले ही बता दिया होता कि ये चेहरा तुम्हें पसंद नहीं, तो मैं शुरू में ही खुद के साथ ये सब न करती। ये सुनकर मुझ पर जैसे ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी गई हो। तुम पागल हो गई हो सच में। ऐसे नहीं तो और कैसे? शेन बुरू की खबरें निकलवाने के लिए तुम्हारी हमदर्दी का फायदा उठाने का और कोई तरीका नहीं था। लू झाओ याओ ने आखिरकार वो नरम नकाब उतार फेंका और एक कर्कश हंसी हंसी, फांगशु, अगर तुमने मुझे चुना होता तो ये नौबत नहीं आती। इस मोड़ तक पहुंचने के लिए बस खुद को दोष दो। मेरे हिसाब से साथ ही नरक चलो। बात खत्म होते ही उसने एक रिमोट कंट्रोल निकाला। ये देखते ही मैंने बिना कुछ सोचे खुद को धकेला, शेन बुरू की तरफ लपका और ऊंचाई से कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बस शेन बुरू की एक हैरानी भरी चीख सुनाई दी। अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आंखों के सामने एक पीला सफेद चेहरा उभरा, शेन बुरू का। उसके होंठ कुछ कह रहे थे, खुलते बंद होते। लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कह रही हो। बस एक पल के लिए आंखें झपकी। फिर एक रिपोर्ट सामने आई। उपकरण पूरी तरह सुरक्षित पाए गए, सभी सुरक्षित हैं। जगह पर कोई और संदिग्ध चीज नहीं मिली। आग बुरी तरह भड़क रही थी। संबंधित कर्मचारी जल्दी से लोगों को पीछे हटाने लगे। बचाव दल आ गया था। मुझे और शेन बुरू को लोगों ने बाहर निकाला। पीछे मुड़कर देखा तो लू झाओ याओ जमीन पर पड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, बिल्कुल बेजान। दूसरी तरफ यांग जियान गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था। मुझे बाहर आते देख वो दौड़ कर आया, मुंह से गालियों की बौछार कर रहा था। 21वीं सदी है यार, सभ्य समाज है, सरकार ने कितनी बार सख्ती की है, फिर भी ये सब चल रहा है। सच में कानून से बाहर के अपराधी हैं, सबको पकड़कर जेल में डालो, जिंदगी भर बाहर ना आने दो। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इन सबको पकड़ लो मेरे लिए, एक भी न छूटे। इधर शेन बुरू के बदन से सारा सामान उतारा गया। वो बिना कुछ कहे जब मैं यांग जियान से बात में लगा था, सीधे गाड़ी की तरफ चल दी। जब तक उसने मुझे पीछे की सीट पर बैठाया तब वो अंदर आई। शेन बुरू का चेहरा बेहद गंभीर था। अचानक मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैं सिकुड़ कर बैठ गया।
गया। ऐसे मत देखो, डर लग रहा है मुझे। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर उसने सीधे मुंह पर डांट की बौछार कर दी। चेहरा तमतमाया हुआ था। डर लग रहा था तो फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्या लगा खेल हो रहा है? बम मेरे ऊपर था। अगर लू झाओ याओ ने रिमोट का बटन दबा दिया होता तो क्या होता? लग रहा था अभी और डांट पड़ेगी। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली, फिर उसकी तरफ लुढ़क गया। बस अब डर के मारे बेहोश हुआ जा रहा हूँ। मेरी इस हरकत से शेन बुरू एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मुझे अपनी गोद में समेट लिया। तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियां फेरी। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, माफ करना, अभी मेरा लहजा ठीक नहीं था। दरअसल मैं खिड़की से बाहर कूदने वाली थी। इस तरह अगर बचाव दल कामयाब न भी होता तो बम फटने से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन तुम दौड़कर मुझे क्यों गले लगाने आ गए? मैंने इतना नहीं सोचा। पहले टीवी पर देखा था कि बम हो तो जमीन पर लेट जाते हैं, और मैं लू झाओ याओ को तो गले नहीं लगा सकता था, है ना? यह सुनकर शेन बुरू एक पल के लिए बोलती बोलती रुक गई। कुछ कहते नहीं बना। खैर, हम दोनों जिंदा हैं, यही काफी है। तुम्हारे जख्म पर पट्टी हो गई, जरा देखने दो। शेन बुरू हंसते हंसते रो पड़ी। फांगशु, वो तो जांघ पर है। मैंने बिना परवाह किए उसकी पैंट ऊपर खींच दी। हम पति पत्नी हैं, अब भी शर्म? यांग जियान की आवाज गाड़ी के शीशे के पार से आई। सही कह रहे हो, मुझे तो शक हो रहा है मेरे दोस्त को उसकी बीवी ने पीटा है। हाँ, यही लग रहा है। मैंने नजर उठाई तो देखा उसकी बीवी उसे गर्दन से पकड़कर खींच रही थी। भाई पुलिस वालों, ये मामला देखोगे ना, घर में मार पड़ रही है। ये कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो मैं शेन बुरू की जांघों के बीच घुटनों पर बैठा था, दोनों हाथ उसकी कमर पर। 6 आंखें एक दूसरे से टकराईं। यांग जियान हाथ में फोन पकड़े बिना किसी भाव के 3 सेकंड तक देखता रहा, फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, किसी और के घर के मामले में दखल नहीं देते। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है उसका कुछ नहीं। मुझे अपना दोस्त नहीं मिल रहा, पशु संरक्षण समिति की भी जरूरत नहीं। जिस दिन मैंने और शेन बुरू ने विवाह समारोह रखा, यांग जियान को मुख्य मेज पर बैठाया गया, लेकिन वो ज्यादा खा नहीं पाया। जब हम उसे शराब पिलाने गए, शेन बुरू ने बड़ी मीठी मुस्कान के साथ कहा, फांगशु अक्सर तुम्हारा जिक्र करते थे। ये भी कहते थे कि अगर दूसरी शादी भी मुझसे हुई तो कुछ बहुत भयानक होगा। उसकी पैनी नजर यांग जियान पर टिकी रही। यांग जियान को अपनी पुरानी बड़ी बड़ी बातें याद आ गईं, और वो अब उसी से शादी कर चुका था। मैं तुरंत खांसते खांसते झुक गया। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा, कोई कुछ नहीं बोला। यांग जियान ने अजीब सी हंसी हंसी, गिलास उठाया। वो सब पुरानी बातें थी, मैं दोनों को एक गिलास पेश करता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। गिलास टकराने के बाद मैंने शेन बुरू का हाथ थाम लिया। वो सब पुरानी बातें हैं, तुमने दोबारा क्यों छेड़ा? बस जिज्ञासा थी, बहुत जिज्ञासा। मैं काफी देर चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। कान इधर लाओ, चुपके से बताता हूँ। बताओ, अगर उसने सच में ऐसा किया होता और मुझे साथ खींच लिया होता तो क्या होता? शेन महोदया, उस दिन की इज्जत कुत्ते को खिला दी होती। मैं उस दिन ढीले ढाले कपड़े पहने शेन बुरू का हाथ थामे समुद्र किनारे टहल रहा था। पहले हमेशा कहता था कि तुम्हें समुद्र दिखाने ले जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाए। पहले कब की बात कर रहे हो? जब मैं 38 साल का था। 38? थोड़ा बूढ़ा सा लगता है। पिछले जन्म की शेन बुरू याद आई। मैंने थोड़ी उदासी के साथ होंठ हिलाए। कहा, तुम 38 में भी बहुत खूबसूरत थी, बस अभी से थोड़ी शांत और कम बोलने वाली थी। छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि शेन बुरू बड़े सोचते हुए चेहरे से ये सब सुन रही थी। रात को जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उस बिल्ली ने मुझे पीछे से खींच लिया। फिर एक क्लिक की आवाज आई, दरवाजा बंद हो गया। शेन बुरू धीरे से मेरी पीठ से टिक गई। वो बूढ़ी औरत तुम्हें मुझसे बेहतर समझती थी? ये सुनकर मैं अचकचा गया। फिर अचानक समझ आया कि आज दिन भर वो अजीब क्यों थी। वो जल रही थी। ये सोचते ही मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं ना, उतनी बात नहीं। शेन बुरू ने हाथ बढ़ाकर मेरी ठोड़ी उठाई, आईने में देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। छेड़छाड़ न सह पाना उसकी कमजोरी है, ऐसा मत कहो। तुम उसका पक्ष ले रहे हो? नहीं। 10 साल बाद अगर तुम्हें ये बात याद आई तो क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहोगी कि तुम उससे बेहतर हो? ये सुनकर वो एक पल रुकी। सिद्धांत की बात करें तो गलत नहीं है। तो फिर तुम दोनों में होड़ लगे और इस बार छेड़छाड़ न सह पाने वाले तुम निकले। शेन बुरू ने मुझे एक चपत लगाई, फिर बिना भाव बदले सीधे आईने में देखती रही। सच में उस औरत को दिखाने का मन है। ठीक है, बस करो। कुछ सेकंड बाद शेन बुरू ने सिर उठाया, मेरी बेलगाम बातों को कसकर थाम लिया। फांगशु, तुम मेरे हो। आज की रात शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। एक तरफ मानना पड़ रहा था कि अभी की वो 38 साल वाली से भी ज्यादा आकर्षक है, दूसरी तरफ उसे बार बार यह भी कहलवाना पड़ रहा था कि 38 में भी वो बेहद मनमोहनी थी। जब शेन बुरू आखिरकार मेरे बहलाने से सो गई तो मैंने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। दिल में एक गर्माहट फैली। वैसे पहले भी मैंने 38 साल की शेन बुरू का हाथ थामे कई बार सोचा था, काश हम पहले साथ होते। पूरे 10 साल हम दो अजनबियों की तरह तकलीफ में जिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा दिल तब भी हिला होगा जब उसने चुपचाप मुझ पर कंबल ओढ़ाया। उस पल मैं उसे बाहों में भर लेना चाहता था, कहना चाहता था कि चलो सब भूल जाते हैं। लेकिन लू झाओ याओ का हादसा बहुत पहले से मेरे दिल में कांटा बन गया था। वो हलचल जिसे मैं खुद भी मानना नहीं चाहता था, जब भी उठती और गहरी धंस जाती, याद दिलाती कि शेन बुरू ने मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाया था। शायद इतने लंबे दमन की वजह से जब गलतफहमी दूर हुई तो हमने एक छोटा सा लेकिन बेहद रोमांटिक वक्त जिया। यह सोचते हुए मैंने उसका चेहरा अपने करीब किया, उसके होंठों पर एक बेहद हल्का सा चुंबन रखा। तुमसे प्यार करता हूँ। शेन बुरू जैसे जाग गई। खामोशी में मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकता था जो फिर से तेज होने लगी थी। ये औरत सच में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन अगले ही पल उसने पासा पलट दिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी अचानक आई तेजी से मैं संभल नहीं पाया। रुको, तुम्हें क्या हो गया? अभी एक सपना आया हमारे पिछले जन्म का। मैंने लगभग सांस रोक ली। सच में? हाँ फांगशु, मुझे बहुत खुशी है कि हमें एक और मौका मिला। मुझे भी। अच्छा हुआ सब वक्त पर हो गया। रुको, मेरा एक सवाल है, तुम्हें मुझसे प्यार कब से हुआ? यह सुनकर शेन बुरू एक पल चुप रही, फिर मेरे कंधे पर सिर टिका लिया। आवाज बेहद धीमी थी। तुमसे प्यार हुआ बहुत पहले, बहुत बहुत पहले।
इतना पहले की याददाश्त भी धुंधली हो गई। शेन बुरू के नजरिए से देखें तो दरअसल पिछले जन्म में भी इसी जन्मदिन के दिन की बात है। शाम ढलने लगी थी, सेक्रेटरी ने मुझे अलविदा कहा। जाते जाते दरवाजे पर सिर टिकाकर बोली, शेन महोदया, जन्मदिन मुबारक हो। तब जाकर मैंने कागजों के ढेर से सिर उठाया। यह शब्द आज मैं बहुत सुन चुका था, सुबह दफ्तर में कदम रखने से लेकर अभी तक। लेकिन फिर चुप पड़े फोन की तरफ देखा तो दिल में एक कसक उठी। जिसका इंतजार था उसका संदेश नहीं आया। मेज पर रखा ठंडा खाना देखा, भूख नहीं थी। मैंने फोन उठाया और घर पर कॉल की। हालांकि कुछ घंटे पहले ही कह आई थी कि नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ से नौकर की आवाज आई, शेन महोदया खाने पर आ रही हैं। फांगशु कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। अच्छा, समझ गई। फोन रखकर मैं वहीं बैठी रही, बड़े खाली दफ्तर को देखती रही। थोड़ी सी सुध-बुध खो गई। फोन उठाया, चैट खोली। लू झाओ याओ की उकसावे भरी पोस्टें हमेशा की तरह वहां थी, जैसे जानबूझकर खुद को तकलीफ दे रही हो। एक एक तस्वीर देखती गई। फांगशु का मोमबत्ती थामे हाथ, केक लेकर उसे मनाते हुए उसकी मुस्कान, और बड़े जतन से तैयार किया गया डच गुलाबों का गुलदस्ता। ये सब देखकर याद आया कि ये सब मुझे भी मिला था कभी। सोचा जाए तो मैं फांगशु को लू झाओ याओ से भी पहले से जानती थी। पहली मुलाकात में वो अभी बच्चा ही था, झाड़ियों में छुपा सुबक सुबक कर रो रहा था। उस दोपहर मुझे भी खूब मार पड़ी थी, बांह पर लाल निशान थे, अभी भी दर्द हो रहा था। फांगशु झाड़ियों से बाहर निकला। दीदी, क्या आपने मुझे रोते हुए सुना? मैंने उसका मैला चेहरा देखा, टिश्यू निकाला। तुम रो क्यों रहे थे? उसने नाक सुड़की। उन लोगों ने मुझे नाजायज बच्चा कहा। उस वक्त मैंने सोचा शायद मैं भी यही हूँ, तो मैं एक पल चुप रही। फिर जेब से एक टॉफी निकालकर उसे दी। कोई बात नहीं, मैं तुम पर नहीं हंसूंगी। उसने टॉफी ले ली। बहुत जल्दी रोना बंद हो गया। जब से उसे पता चला कि मेरे पास टॉफी है, जब भी उसे किसी बात का डर लगता, वो झाड़ियों की उस छोटी सी दरार से मेरे पास आ जाता। फिर धीरे धीरे उसकी जेब में कुछ और चीजें आने लगी। जलन की मरहम, सफेद दवाई, बैंडेज। वो कहता कि ये मेरी मेहनत का मेहनताना है। एक बार वो मेरे बगल में बैठकर मेरे नए जख्म को देखते हुए बोला, दीदी, ये लोग आपको इतना क्यों सताते हैं? शायद इसलिए कि वो मुझसे नफरत करते हैं। पिताजी के जाने के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद से एक भी दिन चैन से नहीं बीता। पहले मैं दांत पीस कर सहती रहती थी। उन दिनों अक्सर सोचती शायद किसी दिन इतनी बुरी तरह मार पड़े कि बस वहीं खत्म हो जाए, अगले जन्म में चली जाऊं, कम से कम फिर उठना न पड़े। मेरे सुन्न चेहरे को देखकर वो शायद कुछ समझ गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा पांव थाम लिया और हल्के से हिलाया। दीदी, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। ताकत बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि लगभग महसूस भी ना हो। लेकिन उसकी गंभीर आंखों में देखा तो मेरा दिल एक धड़कन चूक गया, फिर तेज तेज धड़कने लगा। दिमाग में एक ख्याल कौंधा, अगर मैं सच में चली गई तो शायद ये बहुत उदास होगा। उस दिन से मैंने लड़ना शुरू किया और वो जगह मेरा और उसका गुप्त अड्डा बन गई। फिर एक बार उसने मेरे लिए जन्मदिन मनाया। एक छोटा सा पिचका हुआ केक था, टूटी हुई मोमबत्ती थी, माचिस भीगी हुई थी, कोई भी तीली नहीं जली। तब उसने मुझे बड़ी मासूम नजरों से देखा। चाचा जी ने कहा था ध्यान से रखेंगे, उन्होंने धोखा दिया। लेकिन मैंने वो केक हाथों में थाम लिया तो लगा जैसे कोई बेशकीमती चीज पकड़ी हो। शुक्रिया, उदास मत हो, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगता है इससे बेहतर जन्मदिन का तोहफा मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसने मुझे गले लगा लिया। जन्मदिन मुबारक दीदी, हमेशा खुश रहना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केक लाऊंगा। ये बात मैंने कई साल तक याद रखी, मन में कई बार उस पल की कल्पना की। हालांकि उस वक्त मेरे लिए ये एक दूर का सपना ही था। उस दिन फांगशु ने यह भी कहा था कि कल एक बड़ा तोहफा देगा, बोला था जरूर इंतजार करना। लेकिन उस रात मुझे इतनी बुरी तरह मारा गया कि लगा जान ही चली जाएगी और मेरा दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। पिताजी के जाने के बाद उस घर में कोई भी मेरी परवाह नहीं करता था। उस रात उन्होंने सीधे मुझे विदेश के अस्पताल भेज दिया। उस वक्त मैंने माँ की आस्तीन कसकर पकड़ ली थी। किसी ने वादा किया था कि मुझे एक सरप्राइज देगा, लेकिन वो वादा आखिरकार पूरा नहीं हो सका। वैसे भी मेरे जन्मदिन की कभी किसी ने परवाह नहीं की थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे बिना फांगशु किन दिनों से गुजरा होगा। लेकिन शादी के दिन उसकी नजरें बेहद ठंडी थीं। सब मेरी वजह से था। पहले एक बार मैंने किसी कलाकार को लेने के लिए आदमी भेजा था, रास्ते में कुछ हो गया। वो इंसान फांगशु की पुरानी प्रेमिका निकली। मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को इतना दिल पर ले लेगा। किसी ने मुझे बताया भी नहीं था। मैं हमेशा यही समझती रही कि फांगशु से शादी करके मैं उसे बचा रही हूँ। लेकिन उसकी नजरों में मैं वो जालिम थी जिसने चाचा जी के जरिए उसे जबरदस्ती एक बुरी औरत से बांध दिया। सब गलत था, बिल्कुल गलत। फांगशु के दिल में पहले से कोई था, उसका नाम था लू झाओ याओ। लेकिन उस जन्मदिन के दिन मैं फिर भी अस्पताल गई। आज भी मेरा जन्मदिन है। उस बड़े केक और उस वादे को याद करके एक बार और कोशिश करना चाहती थी और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। फांगशु मुझसे ऐसे बचता था जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। बात करते हुए एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इसीलिए हम तलाक ले लेते हैं वाली बात गले में ही अटकी रह गई, निकल नहीं पाई। मैंने खुद को बहुत सारे बहाने दिए। वो बड़ा केक जो उसने वादा किया था अभी तक नहीं लाया। उसके याद करने और वादा पूरा करने का इंतजार करूंगी, फिर छोड़ूंगी। लेकिन इंतजार करती रही, कभी नहीं आया। मैं और फांगशु एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। उसे पता था कि वो मुझसे नफरत करता है, इसीलिए घर कम ही जाती थी। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन पर फांगशु के दो शब्द चमके। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जल्दी से फोन खोला, बारिश हो रही है, बस इतना। उस एक पल में मेरा वो दिल जो ठहरे पानी की तरह शांत था, अचानक जी उठा। मैं काफी देर रुकी, टाइप किया ठीक है, फिर मिटा दिया। तुम्हें पता है उसके बाद कोई जवाब नहीं आया तो मुझे पछतावा होने लगा। क्या देर से जवाब दिया या साफ नहीं लिखा? मीटिंग में भी ध्यान नहीं लगा। काम के बाद घर लौटी तो गाड़ी नीचे खड़ी कर दी, लेकिन रुकी रही। थोड़ा और इंतजार करूं, जब फांगशु सो जाए तो लड़ाई नहीं होगी। मैं स्टीयरिंग पर सिर रख दिया। अनामिका पर चमकती अंगूठी रात के अंधेरे में झिलमिला रही थी और मेरा दिल बस भारी होता जा रहा था। काफी देर बाद दरवाजा खोलकर अंदर गई। आहट सुनकर कोई बाहर आया। फांगशु कहाँ है? साहब सोफे पर सो गए। मैंने नजर घुमाकर सोफे की तरफ देखा। वो इंतजार करते करते वहीं सो गया था, अभी तक सोफे पर है। क्यों? सुना है आपका जन्मदिन मनाना चाहते थे। बस यूं ही जिक्र किया, फिर इरादा बदल
बदल लिया, लेकिन आपके लिए एक टुकड़ा काट कर रखा है। साहब ने खुद बनाया था, सोचा था कल सुबह दफ्तर में देंगे। मैंने केक की तरफ देखा जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा कटा था। वो दिल जो ठंडा पड़ गया था फिर से गर्म हो गया। मुझे पता चल गया कि तलाक का जिक्र अब कभी नहीं होगा। फांग शू का जरा सा भी अच्छा व्यवहार मेरी सारी दीवारें गिराने के लिए काफी था। तभी सोफे से आवाज आई, मेरा पूरा बदन जम गया और फांग शू की नजरें अगले ही पल मेरी तरफ घूम गईं। मुझे देखते ही वो रुक गया। शेन महोदया अभी आई? खाना नहीं खाया होगा, मेज पर केक है, संयोग से मैंने ज्यादा बना लिया, खत्म नहीं होगा। केक बहुत मीठा है, मुझे पसंद नहीं। जैसी मर्जी, ये कहकर वो कमरे में चले गए। दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर से बंद कर लिया। शेन महोदया देखिए, मैंने चुपचाप एक सांस ली। एक टुकड़ा काटो, मैं खाकर चली जाऊंगी। दरअसल मुझे केक पर लगे फल पसंद नहीं थे, लेकिन ये फांग शू तने ने खुद बनाया था, तो आंखें बंद करके निगल गई। 2 टुकड़े खाने के बाद मैं उठने लगी। नौकर ने झट से एक डिब्बा निकाला, बाकी सारा केक उसमें रखकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं मना करना चाहती थी, आप ले जाइए, शेन महोदया का ही घर है और सब आपकी पसंद का है। साहब बहुत खुश होंगे। मुझे लगा शायद इसी तरह जीते रहना भी बुरा नहीं, कम से कम एक घर तो था। कई जान पहचान वालों ने समझाया भी था, कहा था जबरदस्ती नहीं चलती, तलाक लो और कोई ऐसा ढूंढो जो प्यार करे। लेकिन फांग शू अभी भी शादी की अंगूठी पहनता था, कभी बाहर रात नहीं बिताई, बस मेरे साथ थोड़ा और करीब नहीं हो पाता था। आखिरकार मैं वही थी जिसने उसकी पुरानी प्रेमिका को नुकसान पहुंचाया था, और उस पर तलाकशुदा का ठप्पा लगाना ठीक नहीं लगता था। तो मैं इसी तरह दुख में खुशी ढूंढती रही, लेकिन आजकल लगातार थकान सी महसूस होती थी। उस दिन मीटिंग के बाद फोन उठाया तो फांग शू की एक मिस्ड कॉल थी। वापस कॉल किया। फांग शू ने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मन नहीं माना, इसलिए नौकर को फोन किया। साहब को थोड़ी देर पहले पेट में दर्द हुआ था, लेकिन डॉक्टर आ गए थे, अब काफी ठीक है। फिर नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया, फांग साहब आजकल दोस्तों के साथ स्टूडियो खोलने में लगे हैं, दबाव बहुत है, मूड भी ठीक नहीं। डॉक्टर ने कहा तनाव से गैस्ट्राइटिस हो गया है, भावनाओं को संभालना होगा। मैं बहुत सोचती रही। मैं उसे आर्थिक सुकून दे सकती थी, जो भी चाहे खरीद सकती थी, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं दे सकती थी, भावनात्मक गर्माहट। कई लोगों से राय मांगी, आखिर में सेक्रेटरी ने सुझाया कि एक छोटा कुत्ता गिफ्ट करके देखो। तो मैं बहुत ढूंढने के बाद एक सफेद रंग का छोटा सा पिल्ला चुन लाई। मुझे लगा वो बचपन के फांग शू जैसा है, शांत, आज्ञाकारी और लोगों से चिपकने वाला। जीभ निकालकर गोद में लेटना भी पसंद था उसे। मुझे सहज ही लगा कि फांग शू को जरूर पसंद आएगा, और वाकई उसी दिन नौकर ने फोन करके बताया, साहब पूरी दोपहर उसके साथ खेलते रहे, खाना और बिस्तर भी खरीद लाए, उसके लिए तौलिया बांधना भी सीखा। बहुत खुश लग रहे थे, आपको ही उनकी समझ है। साथ ही लू झाओ याओ की पोस्टें भी कई दिनों से नहीं आई थी। मुझे लगा उस छोटे पिल्ले ने फांग शू का सारा ध्यान खींच लिया। सच में एक अच्छा पिल्ला था। एक देर रात किसी दावत के बाद न जाने कैसे मेरे कदम घर की तरफ मुड़ गए। दरअसल आज की दावत में सब शादीशुदा थे। पूरी शाम उन सबके फोन बजते रहे। मुंह से भले ही परेशान होने का नाटक करते रहे, लेकिन चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। उन्हें देखते हुए मैंने सोचा, मेरा भी तो पति है, घर क्यों नहीं जा सकती। तो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोला और अंधेरे में ही आगे बढ़ती रही। पहले कभी कभी रात यहाँ बिताती थी, लेकिन फांग शू को जगाने से डरती थी, सोफे पर सो जाती थी। लेकिन इस बार जाने पहचाने रास्ते पर चलते हुए अचानक कोई चीज ठोकर से गिर गई। उसके बाद छोटे छोटे पंजों की आवाज, बत्ती जल गई। फांग शू नींद में डूबे उनींदी आंखों से पजामा पहने कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, और वो छोटा पिल्ला जैसे चुगली कर रहा हो भौंकते हुए दौड़ता आया। बस मैं वहीं खड़ी रह गई। ऊंची एड़ी के जूते कालीन में धंसे हुए, टखने पर अभी भी कुछ उलझा था, ऊन के धागों का एक उलझा हुआ गोला। साफ था कि यह फांग शू की कृति थी। मेरी बेध्यानी में ठोकर से गिर गया था। जानती थी कि गलती हुई, सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली। पहले फांग शू ने ही हरकत की। उसने भौहें उठाई, पिल्ले को परे धकेला और आगे बढ़ा। घर आई तो बताया क्यों नहीं। मैं फौरन पीछे हट गई। मत आओ पास, नहाई नहीं हूँ, शराब की बू आ रही है। फांग शू ने परवाह नहीं की। पांव उठाओ, मैं बस उसे करने देती रही। फांग शू कालीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। धीरे धीरे मेरे पांव से ऊन के धागे सुलझाने लगा। फिर सामान समेटा। उसके बाद वापस बैठक में आया, साथ में एक गर्म पानी का गिलास और हैंगओवर की दवाई लेकर। अभी भी तकलीफ है? शुक्रिया, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। जरूरत नहीं, मैंने जगह बना दी है, यहीं सो जाओ। बाथरूम जाओ तो सावधान रहना, उसे फिर से मत गिराना। बात खत्म होते ही पिल्ले ने भी 2 बार भौंक कर साथ दिया। फांग शू ने उसे खींचा, सिर पर हल्की थपकी दी, नाराजगी के साथ। भौंको मत, माँ को सोना है। यह सुनकर मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। मैं उसकी माँ थी, और कुछ दिन पहले ही मैंने फांग शू को खुद को उसका बाप कहते सुना था। तो आधी रात को मैं कालीन पर पालथी मारकर बैठ गई। उसके लिए ऊनी स्कार्फ बुनने की तैयारी करने लगी। पिल्ला पहले तो राजी नहीं था, फिर खेलते खेलते नींद आ गई और मेरे बगल में लेट गया। मैं लैपटॉप पर बुनाई के वीडियो देखती रही, धीरे धीरे बुनती रही, पिल्ले को थपथपाती रही, खुद से बुदबुदाती रही, माँ तुम्हारे लिए स्कार्फ बुन रही है, फिर ठंड नहीं लगेगी। आवाज सुनकर फांग शू फिर बाहर आया। यह नजारा देखकर उसे हंसी आ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, क्योंकि उस शर्मनाक रात के बाद मैं कई दिन घर नहीं गई। मैंने और फांग शू ने चुपचाप एक समझौता कर लिया। किसी ने उस रात का जिक्र नहीं किया। बस मुझे महसूस होने लगा कि फांग शू का मेरे प्रति रवैया थोड़ा बदल गया था। अब हर हफ्ते एक बार फोन करने लगा था, जैसे कि याद दिलाता कि कुत्ते को सैर कराना या उसके साथ खेलना। मैं बहुत संतुष्ट थी, लगता था यही काफी है। लेकिन आगे की जिंदगी ने बताया कि इससे भी बेहतर हो सकता था। फांग परिवार के चाचा जी एक बार नशे में सच उगल बैठे। फांग शू भी वहां था। वो हादसा जिसे सब दुर्भाग्य समझते थे, दरअसल चाचा जी की साजिश थी। ये शादी के 9वें साल में हुआ। उस रात फांग परिवार के घर से निकलकर फांग शू सड़क किनारे बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते बहुत बार माफी मांगी, तलाक लेने की भी बात कही। थककर जब रोना बंद हुआ तब हम साथ घर लौटे। गाड़ी में फांग शू खिड़की के बाहर देखता रहा। मैं उसका चेहरा देखती रही। दिल सुन्न हो गया था। फांग शू को सब पता चल गया था। तो क्या वो सोच बदलेगा या फिर भी तलाक पर अड़ा रहेगा? खैर, अगर सच में तलाक होना है तो होने दो, 10 साल तो साथ रहे।
रहे, मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो अड़ा रहा तो भी। आधी रात को एक हल्का सा चुंबन मिला। पलकें बहुत संवेदनशील है मेरी। मैंने अचानक आंखें खोली। सामने था फांगशु का घबराया हुआ चेहरा, रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसे भागते देख मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस तरह बिना कुछ कहे मत जाओ, साफ बताओ। वो काफी देर छटपटाता रहा, निकल नहीं पाया। फिर कमजोर सी आवाज में बोला, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे अच्छा लगता है तो क्या तुम सोचोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं बहुत घिनौना लगूंगा? ये सुनते ही मेरा दिमाग भन्ना गया, लगा जैसे सपना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें मुझसे अच्छा लगता है तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। बस इसके आगे मैं बोल नहीं पाई। हम दोनों हिले नहीं, एक दूसरे को बस देखते रहे 10-15 सेकंड। और फिर जो हुआ वो किसी के काबू में नहीं रहा। फांगशु ने मुझे सोफे पर लिटा दिया, फिर कसकर बाहों में भर लिया। एक एक चुंबन मेरे माथे पर, गालों पर और होंठों पर रखता गया। मैंने भी वो बातें कह दी जो 10 साल से दिल की गहराई में छुपाई थी। फांगशु, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो ना? प्लीज करो मुझसे प्यार, जैसे अभी हो, हमेशा ऐसे ही रहो। अगली सुबह कमरे में आंख खुली तो लगा कोई सुंदर सा सपना था। जब तक कान के पास एक जानी पहचानी आवाज नहीं आई, सिर घुमाया तो एहसास हुआ सपना नहीं था। फांगशु की बाह धीरे से मेरा सिर थामे थी। सांसें बिल्कुल पास से आ रही थी। यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर उसे देखती रही, फिर हाथ बढ़ाया। उसके बालों की वो लटें जो उसके नीचे दब गई थी धीरे से हटाने लगी। लेकिन इतने में वो जाग गया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, न जाने क्यों रात का सारा मंजर आंखों के सामने चमक गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैं झट से रजाई के अंदर घुस गई। फिलहाल फांगशु की आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने चुपके से रजाई के बाहर छोटी उंगली निकाली। थोड़ी देर बाद नाश्ता साथ करोगे? उस साल मेरी उम्र थी 38। बचपन से लेकर अधेड़ उम्र तक मैंने कड़वे अकेले इंतजार के दिन बिताए। फांगशु का इंतजार करते करते, इसीलिए बाद में जब आग की लपटें थी मैं पीछे नहीं हटी। उसके पास रहने की ठान ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बची हुई जिंदगी भी फांगशु के बिना घुट घुट कर गुजरे। वो बहुत तकलीफ देह होता। आखिरी पल में मैंने फांगशु को कसकर थाम लिया। दिल में बस एक ही ख्याल था, काश अगले जन्म में हम पहले मिलें। पिछले जन्म में फांगशु के हिस्से में बहुत पछतावा था। अच्छा हुआ इस जन्म में मैंने शेनबुरु से किया वो वादा निभाया। हमारी खुशियों की कहानी 10 साल पहले शुरू हो गई। शादी के एक दिन बाद सुनहरे समुद्र तट पर मैंने धूप का चश्मा लगाया, नारियल पानी हाथ में लिए लंबी कुर्सी पर बेसुध पड़ा था। पूरे आधे घंटे वहां लेटा रहा। बगल वाली मेज पर बैठे कॉलेज के लड़कों की बातचीत का विषय हमेशा उस औरत के इर्द गिर्द घूमती रही जो समुद्र किनारे सीपियां बीन रही थी। यार, उसके हाथ की घड़ी देखी? बहुत महंगी है। दिल आ गया, बताओ उसे कैसा लड़का पसंद होगा? मैं लेटे लेटे सुनता रहा। अनजाने में उनकी बातचीत में घुस गया। उसे सुंदर लड़के पसंद है। सब चौंक गए, मुझे हैरानी से घूरने लगे। कैसे सुंदर? अच्छे बदन वाले, मीठी जुबान वाले। लड़कों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक की तरफ इशारा किया। तू जाकर पूछ। ये सुनकर मैंने नारियल पानी का एक घूंट लिया और रख दिया। ठीक है, लेकिन अगर काम बना तो वो मेरी है। बिल्कुल, जा भाई जा। तो मैंने उस घुंघराले बालों वाले को शेनबुरु के सामने जाते देखा। हेलो सुंदरी। शाम की धूप में शेनबुरु की नजरें जो सीपियां ढूंढ रही थीं, मुझे देखते ही मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर दूर खड़े लड़कों की तरफ इशारा किया। उन्होंने पूछने भेजा है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तुम जैसा, मुझ जैसा। इतनी सीधी बात। तो ठीक है, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? शेनबुरु के हाथ में अभी भी सीपी थी। नजरें मिली, वो मुस्कुराई। बिल्कुल, इतनी आसानी से? बस कुछ ही बातें हुई थी। समझ आया, उसे सीधे और तेज तरीके वाले पसंद है। शेनबुरु को थोड़ी दूर ले जाने के बाद मैंने बाल्टी में झांका। लाल सीपियां हैं? हाँ, बहुत सारी। मैंने नीचे झुककर देखा, पूरी बाल्टी भरी थी। सुबह बस यूं ही जिक्र किया था और शेनबुरु ने इतनी सारी बीन ली। मैंने उसके दोनों हाथ उठाए, ध्यान से रेत झाड़ी, फिर धीरे से फूंक मारी। अगली बार मत बीनना। इस तरह देखूं तो लगेगा सच में शौक है तुम्हें। कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। शेनबुरु, मैंने क्या कहा था? उसकी फितरत बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक नियम बनाया था। पसंद ना हो तो पसंद नहीं कहना है, चाहे मुझे कितना भी अच्छा लगे, मना करना आना चाहिए। ये सुनकर शेनबुरु एक पल रुकी। ठीक है, अगली बार नहीं बीनूंगी। अब मेरा गुस्सा पूरी तरह ठंडा हो गया। उम्र के फर्क की वजह से शेनबुरु हमेशा मुझे बहुत सहती और माफ करती रही, लेकिन मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। काफी वक्त से चुपके चुपके देखता रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वो बस मुझे ही पसंद करती है। इसलिए मैंने एक बहुत शातिर योजना सोची। आज रात आजमाकर देखनी थी। रात के खाने की जगह मैंने एक प्राइवेट छत चुनी। खाना परोसने के बाद वेटर चले गए। छत पर बस हम दोनों थे। पहले मैं शेनबुरु के सामने बैठा, लेकिन सामने से देखते देखते मन नहीं भरा। उठकर उसके बगल में जा बैठा। बड़े ध्यान से उसका प्रोफाइल देखने लगा। तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही। मुझे बस डर है कि मैं इतना पास बैठ गया हूँ कि तुम्हें गर्मी लगने लगे। देखो, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। सच में गर्मी लग रही है? फिर मैंने खुद ही पंखा उठाया और उसकी तरफ हवा करने लगा। इस बीच शेनबुरु को मेरी इस बेतुकी हरकत से थोड़ी सी आदत हो गई थी। उसने मुझे एक नजर से देखा, फिर चाकू कांटा उठाया, सीधे आगे देखते हुए बोली, फांगशु, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे, तुमने खाने को कहा था ना? खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। ये कहते हुए मैंने जानबूझकर शेनबुरु का नींबू पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया, फिर उसके हाथ से चाकू कांटा ले लिया। उसका स्टेक काटने लगा। मैं काटता हूँ? वो बिल्कुल नहीं हिली। मैं काटते हुए अंदर ही अंदर दांत पीसता रहा। बड़ी सहन शक्ति है इसमें। कटा हुआ स्टेक उसके सामने रख दिया और उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। शेनबुरु ने हाथ रोक लिया। अगले ही पल उसने मेरे गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। ठीक है, अब खाना खाएंगे? मैंने थोड़े संतुष्ट भाव से सिर हिलाया, लेकिन अभी भी काफी नहीं था। जब तक इस जगह का पूरा फायदा न उठा लूं कैसे जाऊं? तो मैंने भौहें सिकोड़ ली। मेरे चेहरे पर कुछ है? शेनबुरु फौरन ध्यान देने लगी, पास आकर मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगी। कहाँ, क्या हुआ? मैंने मौका देखकर और करीब सरक गया। उससे बिल्कुल सट गया, फिर बातों की झड़ी लगा दी। थोड़ी देर बाद तुम देखकर बताओ। मैं खुद नहीं देख सकता। तुम बताओगी तभी पता चलेगा। मुझे बस तुम्हारे मुंह पर भरोसा है। और तुम फूंक भी मारो। बस एक बार फूंक मारोगी तो मैं वादा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। दर्द फौरन गायब हो जाएगा। शेनबुरु मुझे बोलते
बोलते सुनती रही, फिर चुप हो गई। सच तो ये था कि आज पूरे दिन में लगभग धूप से बचता रहा था, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं था। तो शेनबुरु ने बेबस होकर हार मान ली। मेरा चेहरा जो उसके गले में छुपा था उसे बाहर निकाला, दोनों हाथों से थामकर ध्यान से देखने लगी। एक हाथ से मेरा सिर संभाला, दूसरा हाथ जेब में गया, फिर उसने एक छोटी सी क्रीम की ट्यूब निकाली। संयोग से जेब में रिकवरी क्रीम थी। हिलना मत, थोड़ी सी लगा देती हूँ, ये कहकर उसने थोड़ी सी क्रीम निकाली और उसके साथ हमारी समझदारी भी कहीं गिर गई। सब कुछ बहुत आसानी से आगे बढ़ गया। मैंने हंसी दबाई। खाना तो अभी बाकी है, तुम भी ऐसी हो, खाना भी नहीं खाया, तुमने खुद ही नहीं खाया, साफ है तुमने मुझे पहले छेड़ा। मैंने शेनबुरु को उठा लिया। मैंने नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कमरे में पहुंचने तक मैं शेनबुरु को छेड़ता रहा। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं खाना खाने जाता हूँ। रात का खाना खाकर किसी से कैरम खेलने का वादा किया है, शायद आज रात वापस ना आऊं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे बिस्तर पर दबा दिया। शेनबुरु की आंखों के कोने हल्के गुलाबी थे, झुककर मेरी तरफ आई। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगे? किस हक से रोक रही हो? मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर में बंद नहीं रहना चाहता, मुझे तुम चाहिए। तब मैं जोर से हंस पड़ा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा तोहफा हूं मैं, जैसे चाहो। फांगशु, तुम हद से बाहर जा रहे हो। पसंद नहीं? पसंद है, बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। मैंने उसके होंठों पर चुंबन दिया। धीरे से वो बातें कहीं जो दिल की गहराई में छुपी थी। मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए अपनी बात कहना सीखो, शायद जो तुम मांगो वो मैं कर भी सकूं। उसी पल शेनबुरु की आंखें अचानक भर आईं। वो और करीब आकर मुझसे लिपट गई। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया यहीं सिमट आई हो। यही वो जगह थी जहां मेरी आत्मा को सच्चा ठिकाना मिला था।